देखिए आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो सोइल साइंस पे बेस्ड है। बच्चों की डिमांड आ रही थी सोइल साइंस पे लेक्चर बना दो सर, सोइल साइंस पे लेक्चर बना दो। तो आज का जो लेक्चर है वो सोइल साइंस पे ही होने वाला है हमारा। और इसमें क्या क्या बताया गया है सारी डिटेल पढ़ा रहा हूँ तुम्हें सोइल साइंस की। बिल्कुल, सोइल कैसे बनी, उसमें क्या क्या चीजें मिलेगी, कितनी परसेंट उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर कितना है, ऑक्सीजन कितनी है, सब बातों पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कितनी टाइप की इंडिया में सोइल मिलती है, कौन से एरिया में कौन सी मिलती है, वो कौन से मिनरल से मिलके बनी है। तो हर टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में है उससे कहीं ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई। स्टार्ट हो रहा है सोइल साइंस। सोइल साइंस में बात करें, अगर कोई भी सोइल है वो बनती किससे सर? रॉक से मिलकर बनती है। किससे बनती है भाई? रॉक्स से बनती है सर। रॉक्स होती है। रॉक्स में क्या होता है? 100% क्या मिलता है भाई? रॉक्स के अंदर 100% और मिनरल मिनरल मिलते हैं सर। मिनरल मैटर होता है सर। ठीक है, मिनरल मैटर 100% मान लिया हमने, 100 है, ठीक है भाई। तो सर जो रोग की क्या होने से बनेगी? विदरिंग। विदरिंग मतलब रोग में कटाव होगा, उसका अपदन होगा, उसकी वजह से क्या बननी स्टार्ट होगी? क्या बनेगी रे? सोइल बननी स्टार्ट होगी। विदरिंग ऑफ रॉक से बनेगी, हाँ बिल्कुल बनेगी, विदरिंग होगी सर। विदरिंग होगी, टूट फूट होगी। फिर उसमें से क्या निकलेंगे सर? मिनरल मैटर निकलेगा। क्या निकलेगा? मिनरल मैटर। और उस मिनरल मैटर से क्या बनती है बताओ? सोइल बनती है सर हमारी। ठीक है भाई, मिनरल मैटर से सोइल बनती है। जो सोइल है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? मृदा कहा जाता है सर। मृदा कहो या सोइल कहो एक ही बात है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करूं मैं, अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसके अंदर मिनरल है जिनको खनिज पदार्थ कह दूं, हिंदी में बोल देता हूं थोड़ा थोड़ा, खनिज पदार्थ। ठीक है सर, खनिज पदार्थ मिल गए। प्लस में और क्या मिलेगा बताओ? प्लस में पानी भी मिलेगा, वाटर जिसको कह रहे हो तुम। प्लस में एयर, हवा। हाँ सर, हवा भी मिलेगी। प्लस में ऑर्गेनिक मैटर जिसको क्या कार्बनिक पदार्थ कह सकते हो क्या हिंदी में? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा सर। और थोड़ा गलत लिख दिया, हिंदी ऐसी अपनी। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ भी होंगे, हाँ सर होंगे। कार्बनिक पदार्थ, ठीक है सर, ये चीजें होंगी। अब कौन कितना परसेंट होगा सुनते चलो भाई। खनिज पदार्थ हैं ये मिलेंगे तुम्हें 45%। ठीक है सर, खनिज मिलेंगे, मिनरल्स। और वाटर मिलेगा 25%, वो पानी होगा उसमें। और हवा मिलेगी, एयर मिलेगी 25% सर, ये भी। और बाकी बचा जो 5% है वो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है सर। तो जो इसमें से खनिज पदार्थ है ना सर, ये सॉलिड का हिस्सा हो गए। हाँ भाई, ये सॉलिड का हिस्सा है। और जो कार्बनिक पदार्थ है इनको भी सॉलिड मान लें। सॉलिड मान लिया, ठीक है भाई, ये भी सॉलिड हो रहे और ये भी सॉलिड। ठीक है, सॉलिड सॉलिड हो गए। तो सॉलिड अगर टोटल देखा जाए तो सॉलिड कितना परसेंट हो गया रे? बोलो भाई। सॉइल 5 और 45 मिला के सर सॉलिड तो हो गया आपके पास है 45% हो गया सर। ठीक है। और अगर एयर और वाटर को मिलाएं, अगर यहां से वाटर को अब्जॉर्व कर लिया जाए या इसको अवशोषित कर लिया जाए तो जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगी? एयर ही बचेगी। हवा, हवा है वो पानी की जगह को भी तो कवर कर लेगी। अगर मान लो वहां से पानी को अवशोषित कर लिया जाए, अब्जॉर्व कर लिया जाए, हीट करके निकाल दे, कैसे भी हम पानी को हटा दें तो उसकी जगह को कौन ऑक्यूपाई करेगी? हवा। तो ओवरऑल एयर, एयर भी कितनी होगी? 50% होगी सर। और सॉलिड भी कितना हो गया? 45 प्लस है। 45 प्लस कितना मिलाओगे? 5, क्योंकि कार्बनिक प्लस में खनिज दोनों को मिलाओगे तो ये भी कितना हो गया? 50% हो गया सर। सॉलिड भी 50% है और एयर भी 50%। इसीलिए तो जो रेशियो बोला जाता है ना सॉलिड और एयर का, वो 1:1 बोला जाता है। 1:1। देखो सॉलिड रेस टू एयर की बात करें तो अगर इनका रेशियो 50-50 का करेंगे तो 1:1 आएगा ना। ये एग्जाम में आया होगा क्वेश्चन है, सॉलिड और एयर का किसी भी मृदा के अंदर, किसी भी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर क्या परसेंटेज मिलता है, तो एवरेज यही मिलता है 1:1। अरे समझ में आ गया। अब हम धीरे धीरे इनकी बात करेंगे टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी क्या होती है सर? टोपोग्राफी, टोपोग्राफी होती है भाई, ये तो हो गया भाई खनिज पदार्थ कितने परसेंट मिलेंगे, वाटर कितना परसेंट होगा, हवा कितनी होगी। अगर हवा, वाटर नहीं है तो उसकी जगह को भी कौन कवर कर लेगी? एयर कर लेगी। और कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट है, ये सारी बातें कर ली। और इनका जो रेशियो है सॉलिड और एयर का वो 1:1 है। यहां तक समझ में आया भाई किसी को? अब टोपोग्राफी क्या शब्द होता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति। हिंदी में बोले तो स्थलाकृति, स्थल की आकृति, स्थल किस तरह का है, तो इसको कहते हैं उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़
उबड़ खाबड़ बोला जाता है। उबड़ खाबड़ मतलब धरती है वो जो हमारी अर्थ है वो कहीं से कैसी है, कहीं से ऊंची है, कहीं टिब्बे हैं, कहीं पहाड़ है, तो कहीं से ऊंची है, कहीं से नीचे है, तो उबड़ खाबड़ है ना। इस जो अर्थ की जो शेप है अलग 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 उबड़ खाबड़ होना, इसी को स्थलाकृति या टोपोग्राफी बोला जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है सर। तो ये सारा समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। टोपोग्राफी समझ में आ गया भाई क्या होती है? तो तुम्हें कुछ बातें समझ में आई होंगी। सोइल से रिलेटेड, रॉक से मिलकर बनी है, विदरिंग से बनी है, मिनरल मटेरियल होता है सर। मृदा 4 चीजों से मिलकर बनी, खनिज पदार्थ हो गए, वाटर हो गया, एयर होगी, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर हो गया। जिसमें जो खनिज पदार्थ है, ऑर्गेनिक जो मिनरल्स हैं, मैटर है और मिनरल मैटर है वो 45% हो गया, वाटर है वो 25% हो गया, एयर है वो 25% होगी, और ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट हो गया रे? 5% हो गया सर। अगर एयर और वाटर का रेशियो देखें तो वो कितना 1:1 मिलेगा, 50-50% हो जाएगा। जहां से वाटर जाएगा वहां भी एयर उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। तो अब अगर बात करें सर बात करते हैं आगे। जो रॉक है सर हमारी, आपने बताया टोपोग्राफी वर्ड कवर करवा रहे थे आप। टोपोग्राफी ये दिखा रखी भाई यहाँ पे। टोपोग्राफी देख लो अब तुम। कहीं से तो ऊबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं कुछ है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं और ही ज्यादा ऊंचा है। तो ऐसे ये सारी क्या कहलाती है? टोपोग्राफी कहलाती है। टोपोग्राफी का मतलब होता है उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है हमारी सॉइल के अंदर, उनको टोपोग्राफी बोला जाता है। ठीक है सर। आप बता रहे थे रॉक से मिलके बना सारा खेल, रॉक्स की विदरिंग से बना। हाँ, रॉक्स की विदरिंग से बना भी सारा खेल। रॉक्स में से क्या निकलते हैं? मिनरल्स। ठीक है सर, मिनरल्स हो गए। जो रॉक होती है ना वो पेरेंटल मटेरियल बोला जाता है। पेरेंटल क्यों बोला जाता है बताओ? पेरेंटल मटेरियल क्योंकि इसी से ने शुरुआत की है। शुरुआत ही मिट्टी बनाने की किसने की? इसने। तो पेरेंट कौन हो गया? सॉइल का। यही हो गया सर। जो सॉइल में जो गुण आएंगे वो कहां से आएंगे? जैसे तुम बच्चे हो तो तुम्हारे जो गुण आए हैं वो तुम्हारे माता पिता से आए हैं ना। तो जो सॉइल है इसके माता पिता तो कौन होगी? रॉक। ये माँ बाप है। क्या है? माँ बाप है इनके, माँ बाप है इनके, पेरेंट्स है, माँ बाप है। तो माँ बाप के गुण किस में आएंगे? बच्चे में। और ये क्या? बच्चा है। सॉइल क्या है इनका? बच्चा है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, जो भी कंपोजिशन होगी, जो रॉक के अंदर मिनरल रहे वही तो किसके अंदर मिलेंगे? सॉइल के अंदर मिलेंगे सर, क्योंकि माँ बाप के गुण तो बच्चे में आते हैं। ठीक है। तो ये पैतृक पदार्थ माने जाते हैं। पैतृक लिख दो, हिंदी में ऐसे ही लिखता हूं मैं, पैतृक पदार्थ। ठीक है। पैतृक पदार्थ हैं वो सारे के सारे कहां से आएंगे? सॉइल के अंदर, बच्चे के अंदर पेरेंट्स से आएंगे। और पेरेंट कौन है? रॉक। रॉक की विदरिंग होगी और उससे ही सारा का सारा आएगा। और उसकी वजह से जो ऊपरी लेयर बनेगी, अपर मोस्ट लेयर बनेगी अर्थ की, लेयर ऑफ अर्थ, जिसको क्रस्ट कहते हैं हम। ठीक है। अपर मोस्ट लेयर बन जाएगी, उसमें सारे गुण कैसे आएंगे? सारे रॉक से आएंगे। ठीक है सर, ये बातें मेरे को याद हो जाएंगी, सारे के सारे कैरेक्टर उससे आएंगे। अब अगर हम बात करें अर्थ के ऊपर कितना परसेंट क्या है? अगर वाटर की बात करें तो 71% तो क्या है पूरी अर्थ पे? 71% में तो क्या फैला है? पानी ही पानी, वाटर ही वाटर है सर। 71% में तो क्या है? पानी पानी। तो 29% बच गई, वो क्या है? 29% सर लैंड एरिया है, सॉलिड है। सॉलिड एरिया बच गया। हाँ, सॉलिड में क्या आ गया? ये लैंड एरिया जो है, लैंड एरिया है, ये सारा ही सोइल थोड़े ना है, ये सारा उपजाऊ थोड़े ना। नहीं सर, इसमें से तो बहुत सारी चीजें, इसमें बिल्डिंगें भी बनी होंगी, इसमें रोड भी होंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे होंगे, इसमें और भी कुछ होंगे, फॉरेस्ट भी होंगे, हर चीज इसमें। इतने लैंड एरिया में आगे पहाड़ भी होंगे सर, होम भी होंगे, रोड भी होंगे। हाँ सर, रोड भी होंगे। और क्या हो सकता है बताओ? बिल्डिंग्स हो सकती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो सकती है, माउंटेन हो सकते हैं। हाँ सर, माउंटेन भी हो सकते हैं। और कहीं पे सोइल भी मिलेगी। हाँ मिलेगी। डेजर्ट भी मिलेगा। हाँ सर, डेजर्ट भी मिलेगा, डेजर्ट भी मिलेगा। ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे। हाँ, ग्रासलैंड भी मिलेंगे। तो ये जो इतनी सी जो एरिया बचा 29% में बहुत कुछ है। अकेली सिर्फ सोइल ही सोइल नहीं जिसको उपजाऊ बनाकर खेती कर ली जाए, ऐसा नहीं है। तो जो ये लैंड है वो सारी की सारी सोइल है ना सर। लैंड और सोइल में अगर बात करें तो लैंड है वो सारी सोइल है? लैंड सारी सोइल है? नो सर, नहीं है। और सोइल सारी लैंड है? यस, ये सही बात है। सोइल है वो तो लैंड ही है, वो तो लैंड का हिस्सा है। जो सॉलिड पार्ट बच गया उसी का हिस्सा। यस सर। पर लैंड सारी की सारी, कहीं बिल्डिंगें बनी वहां सोइल है क्या? नहीं, वो उपजाऊ है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं जितनी भी लैंड है वो सारी सोइल नहीं है, पर सोइल है वो तो लैंड ही है। तो सोइल तो कौन सा पार्ट है? जहाँ पे प्लांट ग्रो कर सके, जहाँ पे प्लांट क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, उस हिस्से को कहते हैं सोइल।
ठीक है सर, प्लांट ग्रोथ करेंगे। प्लांट को, अब प्लांट की बात कर दी आपने, सोइल में प्लांट को क्या क्या चाहिएगा सर? प्लांट ग्रो करने के लिए तो उसको बहुत सारी चीजें चाहिएगी। और जो ये उबड़ खाबड़ है हमारी, जो अर्थ की कहीं से ऊंची कहीं से नीची, तो उसको क्या कहते हैं सर? टोपोग्राफी। ये बेस्ड था, टोपोग्राफी बेस्ड था। जो जो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अप एंड डाउन हैं जितने भी, उनको क्या कहा जाता है? टोपोग्राफी बोला जाता है। ये समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? जो सोइल है रॉक के विदरिंग से बनती है। रॉक के टूटने से जो गुण है, रॉक के अंदर जो मिनरल थे, फोस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी प्रॉपर्टी थी, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगे? सोइल में आ जाएंगे। जितने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर जो रॉक के अंदर आओगे, वो सारा किस में भी आएगा? सोइल में भी आएगा सर। अपर मोस्ट लेयर में डिपॉजिट होता जाएगा, और वो फर्टिलिटी के लिए जिम्मेवार होगा, किसी भी प्लांट को उगाने के लिए। जो अर्थ है उसमें 71% तो भाई पानी पानी है, 29% क्या है उसके अंदर? सॉलिड हिस्सा है। और सॉलिड हिस्से में भी बिल्डिंगे हैं, घर है, रोड है, पहाड़ है, मिट्टी है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड्स है, तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ सर, सारी लैंड सोइल है? नहीं है। सोइल तो वो होती है जो प्लांट को ग्रो कर सके। प्लांट को ग्रो करने वाली सोइल लैंड है? यस है। तो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी है, इस बात पे चर्चाएं कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या भाई सभी को? टोपोग्राफी समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े। यस सर। अब देखो यहाँ कह रहा है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर तो होगा ही होगा। ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो अर्थ की अपर लेयर होगी, देखना जैसे पेड़ पौधे हैं, वो हुमस बना, वो टूट के गिरे, और उसकी वजह से जो अपर मोस्ट लेयर है सोइल की, वो क्या होगी? डार्क डार्क होती है। और इसी को क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनिक मैटर। जो अपर मोस्ट लेयर है वो डार्क दिखाई दे रही, बिल्कुल। ये किसकी वजह से दिखाई दे रही है? उमस की वजह से। सर ये उमस क्या होता है? उमस होता है भाई डिकम्पोज्ड, पार्शली डिकम्पोज्ड जो लीफ है, या प्लांट है, या किसी भी पशु का डंग है, या एनिमल का, ह्यूमन का, किसी का भी जो भी वेस्टेज है, वो सब प्लांट लीव्स वगैरह वगैरह, सब्जियों के छिलके, सब वो डिकम्पोज होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने पर उसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, हुमस बनता है। हुमस इज वेरी रिच अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसमें क्या होता है? बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो अपर मोस्ट लेयर है सोइल की, वो थोड़ी सी डार्क दिखाई देने लगेगी नीचे वाली के कंपेयर। नीचे देखो थोड़ी कम डार्क डार्क कम डार्क होती जा रही है। अरे समझ में आया कि नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं तो कम डार्क हो रही है, ऊपर की लेयर ज्यादा डार्क है ड्यू टू ह्यूमस। और उस ह्यूमस में क्या होता है? बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। तो इस स्लाइड में कुछ और बातें कर लेते हैं। अरे समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें सारा ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ठीक है सर, ऑर्गेनिक मैटर आपने बता दिया। अब ये जो मिनरल्स हैं सर, इसमें बहुत सारे मिनरल आप बता रहे थे, जो पेरेंट पैतृक जो गुण होते हैं वही आते हैं। जो देखो जैसे इसमें अलग अलग लेयर्स नजर नहीं आ रही तुम्हें? ऊपर वाली डार्क है, फिर ये अलग थोड़ी सी, ये अलग है, फिर ये और ये अलग दिखाई दे रही है, ये अलग दिखाई दे रही है। ऐसे अलग अलग लेयर जो नजर आ रही है तुम्हें, ये किसकी वजह से है? विदरिंग की वजह से। सोइल बन रही है, सोइल की फॉर्मेशन अलग अलग एरा में हुई है, अलग अलग टाइम पे हुई है, तो वो दिखाई दे रहा है तुम्हें। ऊपर वाला ज्यादा डार्क हुमस वाली लेयर है, फिर नीचे मिनरल का डिपोजिशन होता जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? यही यहाँ दिखाया गया है। यहाँ की ये देखो अलग है, ये थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, और ये अलग दिखाई दे रही है, फिर और अलग दिखाई दे रही है। तो मिनरल डिपॉजिट होते जा रहे हैं सोइल के अंदर, और वो विदरिंग ऑफ रॉक से हुए हैं। जो पैतृक गुण रॉक के अंदर थे वही सारे के सारे किस में आ रहे हैं? सोइल के अंदर आ रहे हैं सर। सही है। तो प्लांट को अब ग्रोथ करने पे बात आ गई थी। आप कह रहे थे सोइल है, सोइल में तो प्लांट ग्रोथ करते हैं। और प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है भाई? प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए सर बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे मैं दो हिस्से कर देता हूँ। एक हिस्सा तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ए पार्ट, और यहाँ बी पार्ट की बात करेंगे। ठीक है सर। ऐसा क्यों मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो एक तो सनलाइट है, जिसको प्रकाश कह सकते हैं। हाँ सर, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। प्रकाश को सनलाइट कह दो। सनलाइट, हाँ सर, सनलाइट की जरूरत है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, बिल्कुल है। सनलाइट के बाद क्या जरूरत है उसको? हवा की जरूरत है सर। हवा, हवा मतलब एयर, और एयर में भी मेनली कौन सी रहे? ऑक्सीजन और CO2। सही है सर, इनकी भी जरूरत पड़ेगी उसको। सर नेक्स्ट है तापमान, टेम्परेचर। तापमान, तापमान की भी जरूरत पड़ेगी। टेम्परेचर कह दो जिसको तुम, टेम्परेचर। ठीक है सर, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। और ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो, ये कहाँ से मिलेगी, इस पे भी चर्चाएं करेंगे। और दूसरा जो पार्ट है उसमें सर और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे पानी है, पानी मतलब क्या? वाटर की जरूरत पड़ेगी सर। हाँ, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए पानी चाहिए, बिल्कुल। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब मृदा में जो तत्व है उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब समझते हो? खड़ा होने के लिए, अंकरेज होने के लिए, उसको खड़ा रहने के लिए स्पोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, ये तीनों चीजें अलग चीज देगी हमें। देखना भाई, ये तीन चीजें है ना, ये कहाँ से मिलेंगी किसी भी प्लांट को? ये कहाँ से मिलेंगी सर? और ये चीजें कहाँ से मिलेगी किसी भी प्लांट को? ये तीनों चीजें जो लास्ट वाली बी पार्ट में ये सोइल देगी, और जो ये पहले वाली चीजें ये सोइल नहीं दे सकती। तो कौन देगा सर?
ये सारी चीजें मिलेगी एनवायरनमेंट से। ईवीएस लिख देता हूँ शॉर्ट में, एनवायरनमेंट देगा। और ये चीजें प्रोवाइड करेगी कौन? सॉइल। तो सॉइल इसको क्या प्रोवाइड करती है? 3 चीजें। पानी देगी, उसमें जो ऑब्जॉर्व करके प्लांट पानी लेगा। न्यूट्रिएंट होंगे, न्यूट्रिएंट मिनरल से, अभी तो ये स्लाइड मिनरल की है, जितने भी उसमें मिनरल विदरिंग से डिपॉजिट हुए हैं, ऑर्गेनिक मैटर है वगैरह वगैरह, जो भी डिकम्पोजिशन हुमस सब प्लांट को मिलेगा, वो सॉइल से मिलेगा। सपोर्ट है खड़ा रहने के लिए, एंकरेज करके पकड़ के रखने का काम भी कौन करेगी? मिट्टी के पार्टिकल सॉइल करेगी। और जो प्रकाश है, सनलाइट है, वो बाहर से मिलेगा एनवायरनमेंट से, हवा भी बाहर से आएगी, टेम्परेचर कम ज्यादा होना वो भी बाहर का काम है, एनवायरनमेंट का काम है। तो ये समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक बता दो। इतने में कोई डाउट है तो बोल दो भाई मेरे को। नहीं है सर? तो समझ में आ रहा है ना सॉइल में क्या क्या जरूरत पड़ेगी किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए? 6 चीजें बताई मैंने, जिनमें से कुछ एनवायरनमेंट से मिलती है और कुछ सॉइल से मिलती है। ये बात हम कर चुके हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले, ये स्लाइड हम देख चुके हैं। देखो पूरी अर्थ है, अर्थ को बायोस्फीयर बोला जाता है। क्यों सर? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, बायो मतलब होता है लाइफ, स्फीयर मतलब होता है गोला। जिस गोले पे लाइफ है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और ऐसा सिर्फ एक ही चीज है दुनिया में, अर्थ। इस यूनिवर्स में एक ही गोला ऐसा है जिसपे जिंदगी है, लाइफ है, बायो है। अब इसको तोड़ूं, बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, और स्फीयर का मतलब होता है गोला। स्फीयर का मतलब है गोला, लाइफ वाला गोला। सिर्फ और सिर्फ कौन है लाइफ वाला गोला? अर्थ। तो अर्थ पे ही जिंदगी है दुनिया में, इस यूनिवर्स में, ठीक है सर। और इस अर्थ में भी 2 तरह की जिंदगियां हैं। एक एक्वाटिक लाइफ कहलाती है, जो पानी के अंदर रहती है, पानी वाली, उसको कहते हैं, पानी या वाटर के अंदर जो रहे उसको एक्वाटिक लाइफ कहते हैं। इसमें बहुत जीव रहते हैं, हमारे जो लैंड एरिया इससे भी ज्यादा जीव मिलते हैं इसमें, ये कहलाती है एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक। और जो ये लैंड एरिया है, ये लैंड है, सॉइल है, जहाँ पे लैंड है, इसको, इस पे जो जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जीव रहेंगे यहाँ पे, और एक्वाटिक रहेंगे यहाँ पे। और जो पानी है हमारी अर्थ पे ज्यादातर क्या है? वाटर ही है। 71% तो वाटर है, और 29% हिस्सा क्या है? लैंड एरिया है। ये बातें हो चुकी थी। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो देखते जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये तुम्हारे लिए। अब आ गया व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल क्या है? और एक बात और बता दो, फादर ऑफ सॉइल जिसको बोला जाता है वो कौन है? वीवी बोकचाउ, बीवी डोकचाउ, डोकचाउ, जिसको बीवी डोकचाउ को बोलते हैं। देखना मैं लिख भी देता हूं नाम उनका। फादर ऑफ, ये याद रख लेना, नहीं दिया गया तो याद कर लेंगे भाई। वी 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 डोक वी डोकचाउ नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया है तुम्हें, क्या दिया है? सॉइल। सॉइल टर्म है तो फादर ऑफ सॉइल बोला जाता है इनको, फादर ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के फादर का नाम याद कर लें, एग्जाम में आ सकता है, वी डोकचाउ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं इसी स्लाइड के अंदर। अब देखो व्हाट इज सॉइल। अब हम सारी बातें पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सॉइल वह अपर मोस्ट लेयर होती है जो पृथ्वी के सरफेस पर पाई जाती है, ठीक है सर। इसमें मिनरल हो गए, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, एयर होगी और वाटर मिलता है। और मिनरल कितने परसेंट है? 45%, याद करवा दिया मैंने। ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट है? 5% सर। एयर कितनी परसेंट है? 25% सर, 25%। और वाटर कितना परसेंट है? 25%। टोटल मिला के 100 हो गया, बिल्कुल। इसमें 50% हिस्सा तो सॉलिड और 50% हिस्सा क्या है? देखो, अब जो ये दोनों हिस्से हैं ये क्या कहलाएंगे? सॉलिड। तो सॉलिड भी 50% हो जाएगा टोटल, और एयर भी कितना परसेंट हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कैसे सर? वाटर है वो तो 25 तो नहीं, वाटर अगर वहां से रिप्लेस हो जाए तो उसकी जगह कौन ऑक्यूपाई करेगी? एयर ही करेगी। तो 50:50 होगा। 50-50 को कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1:1। कोई डाउट है यहाँ? नहीं है। प्लांट को न्यूट्रिएंट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें प्लांट ग्रोथ पॉसिबल होती है, जिसमें प्लांट की ग्रोथ। देखो भाई, सॉइल वो अपरमोस्ट लेयर होती है जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर है, जिसको क्रस्ट कहते हैं, उसमें पाई जाती है सॉइल। इसमें मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर ये सब पाए जाते हैं। सॉइल प्लांट को न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करती ही करती है, साथ में सपोर्ट भी देती है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी, टेक्सचर, स्ट्रक्चर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें मौजूद कंपोनेंट और क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। भाई सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है, उसमें कितने मिनरल है, न्यूट्रिएंट है, उसकी टेक्सचर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वाटर होल्ड कितनी
कितना कर सकती है, ज्यादा करती है, कम करती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बनी है, वो अलग अलग टाइप की सॉइल पे डिपेंड करता है। एल्वियल सॉइल है या ब्लैक सॉइल है, लेटेराइट है, रेड है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। फॉरेस्ट सॉइल है, मार्सी सॉइल है, तो अलग अलग टाइप की सॉइल हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। उसमें हमें पता चलेगा कि इनकी फर्टिलिटी पावर अलग अलग है, इनका टेक्सचर अलग है, इनकी स्ट्रक्चर अलग है, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अलग अलग मिलती है, जिन कंपोनेंट से मिलके बनी वो भी अलग अलग है, इनका क्लाइमेट भी अलग है, और इनकी हर एक बात पे डिपेंड करता है कि वहां की फर्टिलिटी पावर कैसी होने वाली है, उसमें प्लांट कैसे ग्रोथ करने वाला है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अरे समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए भाई, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो आगे देखें। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक, पौधे की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है उस पर बातें कर लेते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक, आज मैंने तुम्हें बताया था, छह चीजें बताई थी, जो कुछ तो सॉइल प्रोवाइड कर रही थी, कुछ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा था। देखो, प्रकाश है, सनलाइट है, ठीक है जी, टेम्परेचर, तापमान, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 होगी, और ऑक्सीजन O2 होगी, और ये CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। O2 और CO2 की भी जरूरत पड़ती है। सफिशिएंट लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एयर चाहिए। तो ये चीजें कौन प्रोवाइड करता है? इसको एनवायरनमेंट, सर आपने बोला था एनवायरनमेंट से मिलती हैं, ठीक है। और जो ये तीन चीजें थी, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, और एलिमेंट जो उसको स्टैंड करने के लिए सपोर्ट भी दी थी, वो कहां से मिली थी? वाटर, मिनरल एलिमेंट और सपोर्ट, उसको खड़ा होने के लिए ये कहां से मिले थे? उसको सॉइल से मिले थे सर। तो इसलिए प्लांट को वृद्धि के लिए 6 चीजों की जरूरत है। सनलाइट की जरूरत है प्रॉपर मात्रा में, टेम्परेचर जितना उसको रिक्वायर्ड 25 से 30 डिग्री मेनली होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी, मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो खड़ा हो सके, प्लांट अब लहरा सके और अपनी लाइफ जी सके, ठीक है। तो इनमें से कुछ पार्ट है वो एनवायरनमेंट से मिलता है, कुछ सॉइल से मिलता है, और हमें वो पढ़ना है जो सॉइल से मिलता है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही सॉइल साइंस है। अरे समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अरे ये तो दे रखा है यहाँ पे, वी डोक्चो, ये थे फादर ऑफ सॉइल साइंस। ये भी इन पे ही तो बातें कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले। तो यहां दिया गया है फादर ऑफ सॉइल साइंस वी डोक्चो, ये थे फादर ऑफ सॉइल साइंस। अब मैं तुम्हें दो बातें और बताना चाहूंगा। एक टर्म होती है पेडोलॉजी, एक होती है पेडोलॉजी, ठीक है सर, पेडोलॉजी, और एक होती है एडेफोलॉजी, एडेफोलॉजी, ठीक है सर, और एक होती है पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस। इन तीन टर्म के बारे में बताऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा आगे। देखो, पेडो मतलब होता है सॉइल, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। समझ में आ गया सभी को? सॉइल के बारे में पढ़ लेना, सॉइल की स्टडी करना पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है सर। एक है पेडो, फिर आ गया था दोबारा पेडोजेनेसिस में। हाँ, पेडो मतलब सॉइल, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। पेडो का मतलब जो भी, जहां भी पेडो लिखा मिले, पेडो वर्ड जहां भी मिले उसका मतलब होता है सॉइल, और लॉजी का मतलब स्टडी, सॉइल की स्टडी। सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ऐसे ही फिर से मिलाने को पेडो और जीनेसिस, जीनेसिस। पेडो का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। सॉइल सर। और जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सॉइल की फॉर्मेशन से रिलेटेड बातें चल रही है। बहुत बढ़िया, सॉइल की फॉर्मेशन की स्टडी चल रही है सर। सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा जाए, सॉइल की फॉर्मेशन जो हो रही है उस प्रोसेस को पेडोजेनेसिस कहा जाता है। सॉइल की स्टडी करने को पेडोलॉजी कहते हैं। अब सर ये एडेफोलॉजी क्या होती है? पूरी डिटेल प्रैक्टिकल यूज, सॉइल के बारे में पूरा प्रैक्टिकल यूज के बारे में पता करें। प्रैक्टिकल यूज, सॉइल क्या क्या काम आती है, इसमें क्या क्या मिनरल पाए जाते हैं, सारी डिटेल, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह, प्लांट की बायोडाइवर्सिटी वगैरह वगैरह सब बातें पता करें, उसको एडेफोलॉजी बोला जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड को, देखिए जरा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, फादर ऑफ सॉइल साइंस वी डोक्चो, ठीक है सर। सॉइल की फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस कहते हैं। पेडो मतलब सॉइल और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस, जिसमें विदरिंग होती है, लीचिंग प्रोसेस होता है, ह्यूमिफिकेशन जैसे प्रोसेस शामिल होते हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं, विदरिंग का मतलब तो है रॉक का टूटना, रॉक का ब्रेकिंग ऑफ रॉक। तो चट्टान, चट्टान का टूटना, ठीक है सर। टूटना तो क्या कहलाएगा? विदरिंग सर, ठीक है। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग होता है जैसे कोई भी मिनरल न्यूट्रिएंट है उस सॉइल के अंदर गिरे पड़े हैं, और वो धीरे धीरे, मान लो यहाँ है सॉइल में ये मिनरल है, ये सॉइल दिखा रखी इसमें, और ये धीरे 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 नीचे चले जाते हैं, सॉइल की लेयर्स बनाते हैं, अलग 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 लेवल पे चले जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? लीचिंग। लीचिंग चल रही है। क्या चल रही है?
लीचिंग चल रही है। समझ में आया भाई? लीचिंग प्रोसेस हो रहा है। ये जो मिनरल है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का वाटर के साथ नीचे धीरे धीरे चला जाना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है सर। एक होता है विदिंग टूटना, पेडोजेनेसिस सोइल का बनना। सोइल के बनने में पहले तो पत्थर का टूटना होगा, फिर उसमें जो मिनरल होंगे वो धीरे धीरे लीचिंग होगी, फिर उसमें पत्ते, गले सड़े मटेरियल या ह्यूमन या कोई भी डेड बॉडी या कोई भी प्लांट एनिमल का डेड पार्ट जो कि हुमस बनेगा, धीरे धीरे उसको डिकम्पोज किया जाएगा, उसका विघटन होगा। उस दौरान उस प्रोसेस में हुमस बनेगा और इसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। और ये सारे प्रोसेस मिलके सोइल का, मृदा का निर्माण करते हैं और इसको पेडोजेनेसिस बोला जाता है सर। ठीक है। और इसमें सोइल की अलग अलग लेयर बनती है। लीचिंग हो गया, ह्यूमिफिकेशन हो गया, ऊपर की लेयर को ओ कहेंगे, उसके बाद ए कहेंगे, फिर बी कहेंगे, फिर सी, और इनको कहा जाता है होरिजोन। और होरिजोन्स का बनना होरिजोनटाइजेशन कहलाता है। कोई डाउट है? तो देखो सोइल में मुख्यतः 3 होरिजन मिलते हैं। ए होरिजन मुख्य 3 है, वैसे 5 है। ओ और आर लास्ट होता है, ओ सबसे ऊपर होता है, फिर ए होता है, फिर बी, फिर सी और फिर आर होता है। वैसे 5 है, पर इनमें मेजर पूछ लिया जाए मेजर कितने हैं तो कह देना कि 3 ही है। कौन कौन से? ए होरिजोन टॉप सोइल को कहते हैं, बी होरिजोन सब सोइल जो बीच में आती है, और सी होरिजोन जो पेरेंटल मटेरियल रॉक से मिलकर जो नीचे नीचे सबसे पार्ट है उसको कहा जाता है। वैसे इसके नीचे भी आर माना जाता है, जो बेड रॉक्स होते हैं उनको आर कहते हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर जिसको सोइल, जिसमें जो कि जहां हम टिलेज वगैरह वगैरह करते हैं, जहां खेती करते हैं, वहां पे ऊपर वाली लेयर मिलती ही नहीं, वो मिक्सअप कर देते हैं हम टिलेज करके। तो उस ओ लेयर को जनरली नहीं देखा जाता, पर फॉरेस्ट में जाओगे तो ओ लेयर तुम्हें जमी हुई नजर आएगी, क्योंकि वहां डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ह्यूमिफिकेशन चलता रहता है। अरे समझ में आया? ठीक है सर। पर मेन तो 3 ही है। टॉप सोइल में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा उमस है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? फॉरेस्ट में जनरली ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू हमारी जो फील्ड एरिया है, हम जहाँ कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन के दौरान हम टिलेज करते हैं, टिलेज में उसको उथल पुथल करके मिक्स कर देते हैं ऊपर वाली लेयर को, इसलिए वो नजर नहीं आ रही होती है। मिनरल्स भी अच्छे खासे होते हैं, पर वो मिक्स कर देते हैं उनको। ठीक है। फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह भी मिला देते हैं उसी में। ठीक है जी। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए और आगे समझाया जाए। देखिए भाई, 2 बेसिक अप्रोच ऑफ सोइल। सोइल में 2 बेसिक अप्रोच हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। एक होती है पेडोलॉजिस्ट। पेडोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि सॉइल की स्टडी करते हैं और उसके अंदर पता लगाते हैं क्या क्या चीजें हैं। पेडोलॉजी के अंदर पेडोलॉजिस्ट होता है, वो पेडोलॉजी स्टडी करता है, वो इसके ओरिजिन के बारे में पता करता है। एक तो ओरिजिन क्या है इसका। ठीक है सर। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे बनी है। ठीक है सर। दूसरी बात क्या करेगा सर? वो फॉर्मेशन के बारे में भी पता करेगा, इसकी फॉर्मेशन, पेडोजेनेसिस भी, फॉर्मेशन कैसे कैसे हुई। फिर इसका क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लास की सोइल मिलेगी। ब्लैक सोइल अलग है, एलुवियल अलग है, लैटेराइट अलग है, रेड अलग है, फॉरेस्ट अलग है, डेजर्ट के एरिड अलग है। तो वो क्लासिफिकेशन भी करेगा। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन कर लेगा, कोई बात नहीं। फिर वो इसकी मोर्फोलॉजी, बाह्य रूप से वो कैसी, रेड है, ब्लैक है, कैसी नजर आती है, उस पर चर्चाएं करेगा। मोर्फोलॉजी। ठीक है सर। उसकी आकृति। फिर उसके सोइल पार्टिकल का साइज क्या है, सोइल प्रोफाइल क्या है। सोइल प्रोफाइल होता है ओरिजोन्स का बनना, प्रोफाइल, जिसमें कि अभी मैं बोल रहा था ओरिजोन आएगा सबसे ऊपर, फिर ए आएगा, ए में भी अलग अलग आएंगे, A1 फिर बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर आर आएगा। ठीक है। इसमें ए में भी फिर क्या होंगे, A1 होगा, A2 होगा और A3 होगा सर। ऐसे बी के भी पार्ट होंगे सर 3, B1, B2 और B3 होंगे। इन पे फुल डिटेल चर्चाएं करेंगे, ये तो सारा पढ़ाएगा। ये इसके अंदर सोइल की स्ट्रक्चर पे भी बातें करेगा, सोइल की स्ट्रक्चर कैसी है, और वो इसके अंदर क्या बात करेगा, नेचुरल प्रॉपर्टीज की भी बात करेगा। नेचुरल प्रॉपर्टीज की कौन कौन सी, उस पे भी, प्रॉपर्टीज पे भी चर्चाएं करेगा। कौन? एक पेडोलॉजिस्ट होता है, वो इतनी बातों का ध्यान रखता है, वो ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी फॉर्मेशन कैसे, उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, मोर्फोलॉजी क्या है, सॉइल प्रोफाइल में कौन कौन से ओरिजिन्स बने, स्ट्रक्चर कैसी नजर आती है, उसके अंदर नेचर क्या है पार्टिकल की, इन पे चर्चाएं करेगा। जबकि एडेफोलॉजिस्ट होता है, वो क्या करेगा देखना। पहली बात स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल यूज पे बातें करेगा। इनके फायदे क्या है, मेरे को इसको नहीं पढ़ना, वो बाहर से कैसी नजर आती है, क्या है उसके अंदर, पर उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, उसको अप्लाई करना सिखाएगा हमें। क्या करना सिखाएगा? अप्लाई करना देगा भाई, कैसे कैसे इसमें क्या उगाएं, क्या फायदा मिल सकता है, इन पे बातें करेगा। और सोइल की फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता पे बातें करेगा। सोइल फर्टिलिटी उसकी उपजाऊ अक्षमता को देखेगा। ठीक है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करेगा, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, और प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे बात करेगा। प्लांट प्रोडक्टिविटी, उत्पाद कितना देता, प्रोडक्टिविटी, इन पे चर्चाएं करें, वो तो होता है एडेफोलॉजिस्ट। ठीक है।
जो इसकी प्रैक्टिकल यूज, उसमें क्या फायदे क्या नुकसान, उसकी कितनी उपजाऊ क्षमता है, उसमें न्यूट्रिएंट कौन सा की कमी है, कौन सा डालना चाहिए, कौन सा ज्यादा है, प्लांट की कितनी प्रोडक्टिविटी हम ले सकते हैं किसी प्लांट से, ये करेगा डेफोलॉजिस्ट। और उसका ओरिजिन कब हुआ, वो कब बनी, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो कैसी दिखाई देती है, उसमें कौन कौन से ओरिजिन है, कैसी स्ट्रक्चर है, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब बताएगा पेडोलॉजिस्ट। तो समझ आया पेडोलॉजिस्ट क्या करने वाला है, डेफोलॉजिस्ट क्या करने वाला। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। एडेफोलॉजी की स्टडी करे, जो उसके जो भाई नॉलेज दे प्रैक्टिकल, वो तो एडेफोलॉजिस्ट कहलाएगा। और जो उसके बाह्य नॉलेज दे, जैसे कि कब पैदा हुई, कैसी दिखती है, वो सब पेडोलॉजिस्ट, जो पेडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ए सॉइल, वो वाला बंदा बताएगा। ठीक है सर, यहां तक क्लियर। टू बेसिक अप्रोच ऑफ सॉइल, सॉइल के बनने के दौरान दो बेसिक अप्रोच कौन कौन सी, उन पे चर्चाएं कर ली जाए। देखिए जरा, कर लेते हैं चर्चाएं। हाँ जी तो पेडोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो सॉइल की ओरिजिन, अभी मैंने बताया पूरा डिटेल तुम्हें, ओरिजिन, फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, मोर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं। और पेडोलॉजी में मुख्य फोकस सॉइल की नेचुरल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और सॉइल प्रोफाइल, ओरिजिन्स के बारे में पढ़ा जाता है। यही बोला मैंने सारा, यस सर। एग्जांपल, पेडोलॉजिस्ट सॉइल के ओरिजिन्स, हाँ, सॉइल की जेनेसिस, वो कैसे बनी, जेनेसिस, जर्मिनेशन, क्लासिफिकेशन जैसे एस्पेक्ट को डिटेल में स्टडी करता है कोई पेडोलॉजिस्ट। ठीक है सर। एडेफोलॉजिस्ट क्या करेगा, एडेफोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो सॉइल और प्लांट के इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं। भाई सॉइल और प्लांट में क्या सुविधाएं, सॉइल पानी प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, प्लांट फिर हमें क्या देता है, उससे कितनी प्रोडक्टिविटी मिलती है, कितने न्यूट्रिएंट है उसमें, फर्टिलिटी पावर क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी, इन पे फोकस करता है। उनकी आपस में प्लांट और सॉइल में क्या इंटरेक्शन है, यानी सॉइल का प्लांट ग्रोथ पर क्या इफेक्ट है। एडेफोलॉजी की अप्रोच प्रैक्टिकल और अप्लाइड है, ये तो बोला मैंने, वो प्रैक्टिकल बताता है, अप्लाई करके देखता है, जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट और प्लांट प्रोडक्टिविटी पर फोकस किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर डेफोलॉजिस्ट होता है वो सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट को ध्यान में रखेगा। अगर उसकी फर्टाइल पावर में कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएगा कि इन न्यूट्रिएंट की, इन मिनरल्स की कमी है, इनको डाला जा सकता है, बायो फर्टिलाइजर या मैन्योर का यूज करें वगैरह वगैरह। कौन बताएगा, मैं, डेफोलॉजिस्ट। क्रॉप यील्ड, पैदा कितनी देरी है, इंप्रूवमेंट में बातें करेगा, सॉइल प्लांट रिलेशन पे बातें करेगा और रिसर्च करके उनको जो कमियां उनको सुधारने के बारे में बताएगा एक एडेफोलॉजिस्ट। समझ आया अभी, पेडोलॉजिस्ट और एडेफोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को, किसी प्रकार का? नहीं है, आगे बढ़े। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट। कौन कौन से 4 मेजर कंपोनेंट है, इन पे फुल डिटेल में स्टडी कर ही रहे हैं हम, एक एक करके सारा पढ़ लेंगे भाई, हर बात करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा तुम्हें। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट्स, जिनमें 4 मेजर कंपोनेंट में सॉइल एयर, सॉइल में एयर कितनी है, सॉइल में वाटर कितना है, मिनरल कितने मिलेंगे और कितना ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। और इन पे चर्चाएं हमने कर भी ली। ये 25% बोला था सर आपने, ऐसे ही वाटर भी आपने सॉइल के अंदर कितना बोला था, 25% बोला था। और मिनरल की बात करें तो वो 45% बोला था आपने, और ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो 5% बोला था आपने। और इन दोनों को अगर यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए या वाटर को यहाँ से हटाया जाए तो इसकी जगह कौन ले लेगी, एयर। और एयर इन दोनों को 25-25 को मिलाओगे तो कितना परसेंट हो जाएगी, 50% हो जाएगी सर। ठीक है। और अगर इन पे बात करें तो ये दोनों सॉलिड पार्ट हैं, यस सर, ये सॉलिड हिस्सा है। और सॉलिड टोटल मिलके कितना हो रहा है, सॉलिड कितना हो रहा है, 50%, 45 + 5 मिलाएंगे तो 50 हो जाएगा सर। और इस तरह से तो एयर और सॉलिड का अगर रेशियो की बात करें किसी भी मृदा के अंदर, किसी भी सॉइल के अंदर, तो 1:1 मिलेगा, 50-50 हो जाएगा, आधा आधा। सही है भाई, कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ये 4 मेजर कंपोनेंट है जिनका सॉइल में होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अब बात कर लें। हाँ, ये बता रखा सारा डिटेल, देखो इस डायग्राम को ध्यान से। यहाँ पे बोला अगर वो एयर की बात करें तो कितना परसेंट एयर मिलनी चाहिए, बोले 25%। अगर वाटर की बात करें तो कितना मिलना चाहिए, 25%। मिनरल मैटर की बात करें 45%। और जो ऑर्गेनिक लिखना भूल गया ये शायद, यहाँ ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो कितना मिलेगा, 5%। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक पदार्थ कितने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। सॉइल टेक्सचर जो होती है, तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, देखो ये जरूरी बात है। एक तो होता है सॉइल स्ट्रक्चर, एक होता है सॉइल टेक्सचर। इनमें बहुत अंतर है भैया, यार लोगों को लगता है सॉइल स्ट्रक्चर सॉइल टेक्सचर एक चीज है ना। सॉइल की स्ट्रक्चर अलग चीज है, टेक्सचर अलग चीज है। कणाकृति मतलब उसमें कण किस किस तरह के मिलते हैं, टेक्सचर का मतलब होता है कणाकृति। कणाकृति मतलब भाई उसमें क्या क्या कण मिलते हैं उसको कहते हैं। इसमें सैंड, स्लिट और कले की मात्रा देखी जाती, कौन कितना ज्यादा है कौन सी सॉइल के अंदर। सॉइल के
टाइप तो अलग हैं, ये टाइप नहीं है सोइल के, ये कणाकृति है, सैंड, स्लीट और क्ले। तो सर टाइप क्या होते हैं? टाइप तो एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, लैटराइट सोइल, वो है टाइप, न कि सैंड, स्लेट और क्ले। ये सोइल के टाइप नहीं है, ये तो इसकी कणाकृति है। किसके कण बहुत छोटे हैं, थोड़े से बड़े हैं, ज्यादा टाइट रहते हैं, चिपके रहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? सैंड, स्लेट और क्ले के अमाउंट पे। और ये कम ज्यादा होके ही किसी भी सोइल को निर्माण करते हैं। किसी में सैंड ज्यादा मिलेगी, किसी में स्लेट और किसी में क्ले, किसी में बराबर बराबर मिलेगी। जैसे लोमी में सैंड और क्ले का लगभग 50-50% होता है, लोमी सोइल को अच्छी सोइल माना जाता है। तो ये चर्चाएं हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल ये सोचें कि सोइल टेक्सचर में 3 चीज आती हैं, सैंड आती है सर, स्लेट आती है और क्ले आता है। और इनको सोइल के टाइप नहीं बोला जाएगा, सोइल के टाइप तो अलग चीज है सर। अरे समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑर्गेनिक मैटर, अब हमारा जो टॉपिक है वो आगे की तरफ बढ़ चुका है और देखते चलेंगे भाई। इसको रफ कर दूं और पढ़ाते हैं तुम्हें। देखिए जरा, जो ऑर्गेनिक मैटर, हम सारी चर्चाएं धीरे धीरे करते जा रहे हैं और सारी चीजें तुम्हारे सामने आती जाएंगी। तुम्हें कोई भी ऐसी बुक या कुछ भी सॉइल के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं हर वो छोटी से छोटी चीज तुम्हें बताऊंगा जो किसी भी एग्जाम में आए, चाहे कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, कोई भी एफएस हो, या कोई भी अपने इंडिया के अंदर एग्जाम हो, उसमें यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में नाइट्रोजन का मेन सोर्स होती है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का मेन सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें बात करते हैं, नाइट्रोजन होना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, मेन सोर्स होती है। इसमें लगभग 5 से 60% फॉस्फोरस, 80% सल्फर भी पाया जाता है। और ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस मतलब बहुत कम मात्रा में मिलने वाले, जैसे बोरोन, मोलिब्डेनम, ये ना के बराबर मिलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में टोटल मास का लगभग 58% तो कार्बन ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। 58% क्या मिलेगा? 58% सर कार्बन का हिस्सा मिलेगा। और ये याद रखो 58% कार्बन ही होता है। कितना ही टोटल मास ऑर्गेनिक मैटर का, उसमें 58% तो क्या है, 58% तो कार्बन ही होती है सर। सोइल ऑर्गेनिक कार्बन, एसओसी कहेंगे इसको, सोइल ऑर्गेनिक कार्बन को जब परसेंटेज में मापा जाए, तो जब सोइल ऑर्गेनिक मैटर, एसओएम जिसको कहते हैं, में कन्वर्ट करना हो। देखो मैं तुम्हें एक अजीब बात बताता हूं, कभी भी तुम्हें एसओसी को, ऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना, तो एक काम करना, उसको 1.72 से मल्टीप्लाई कर लेना। सर ऐसा क्यों करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हो जाएगा? देख मैं बताता हूं, पहले तो रीजन भाई 1.72 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। मैंने तुम्हें कहा ये स्टार लगाया था, मैंने देखो यहाँ स्टार लगाए थे, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार लगा दिया लोग। ये याद रख लो 58% कार्बन मिलता है। और तुम्हें क्या करना है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें बनाना है। कार्बन का हिस्सा कितना है? 58%। 58% को डिटेल में देखोगे ना, तो 100 में से कितना परसेंट है? 58। अगर इसको रेशियो लोगे ना, इसको डिवाइड करके देखो, 100 को 58 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो सोल्व होने के बाद आएगा वो 1.72 आएगा। ठीक है सर, ये आंसर आ गया। तो इसी से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? अब तुम्हें मान लो, तुम्हें जो ऑर्गेनिक मैटर टोटल है उसमें कार्बन का हिस्सा पता है 1.72 है, तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर कैसे पता लगेगा भाई? एसओसी दिया मिलेगा सर, हाँ एसओसी दिया मिलेगा। एसओसी जितना होगा ना उसको 1.72 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें टोटल ऑर्गेनिक मैटर का पता लग जाएगा। तो आज के बाद याद रखो, 100 में से 58% तो ऑर्गेनिक कार्बन है, और कार्बन का हिस्से को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें ऑर्गेनिक मैटर का, टोटल ऑर्गेनिक मैटर का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, और ये 100/58 करके डिवाइड करने से हमें ऑर्गेनिक मैटर का एवरेज जो 58% था उससे ये 1.72 मिला है। अगर मान लो एसओसी दे रखा है, ऑर्गेनिक कार्बन का मैटर दे रखा है, सोइल ऑर्गेनिक कार्बन दे रखे हमें 2% दे रखा है, 2% दे रखा है ना सर, तो इसको 1.72 से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करते हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.44। ये टोटल ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें से 1.72 तो कार्बन का हिस्सा है। अरे समझ में आ गया? 3.44 टोटल ऑर्गेनिक मैटर था। अगर 2% एसओसी है तो एसओएम जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर है वो 3.44 था। अरे समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया जी। यहां तक ऐसे आज के बाद क्या करना है, एसओएम निकालना हो तो 1.72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी कुछ बना सकता है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में। सॉइल वाटर, अब सॉइल के अंदर ये तो थी सारी किसकी बातें थी, ऑर्गेनिक मैटर की। अब बात किस करते हैं सॉइल में, वाटर की। और वाटर कितना परसेंट होता है? 25%। अगर वाटर को हटा दिया जाए तो उसकी जगह को कौन ऑक्यूपाई कर लेगी? एयर, और वो 50% हो जाएगा टोटल। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। सॉइल वाटर,
वह वाटर होता है जो सोइल पोर में मौजूद रहता है। सोइल के अंदर जो पोर्स होते हैं उनके अंदर वो जो वाटर इकट्ठा रहता है उसको सोइल वाटर कहा जाता है। यह प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है क्योंकि यही वाटर प्लांट को रूट के थ्रू मिलता है। रूट्स के थ्रू यही पानी तो है जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, प्लांट के अंदर जाता है। सोइल वाटर न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जरूरी है। अब एक शब्द आया मेटाबॉलिज्म, लोगों को नहीं पता मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मैं मेटाबॉलिज्म यहां लिख देता हूं थोड़ा सा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऑल केमिकल रिएक्शंस that occurs inside ए ऑर्गेनिज्म लिख देता हूं। चलो ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आ गया और एनिमल भी सब आ गए, जीव जितने भी है, जीव जंतु सब आ गए। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो किसी भी जीव के अंदर हो रही है, जीव में प्लांट आ गया तो उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, जो भी किसी भी प्लांट की सेल के अंदर जो रिएक्शंस चल रही हैं, कोशिका के अंदर जो रिएक्शंस चल रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म कोई भी रिएक्शन चलानी तो उसके लिए वाटर की जरूरत तो होगी। वाटर का तो 70% से भी ज्यादा हिस्सा उसमें होता है और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह वगैरह जितनी भी सेल रिएक्शन चलानी है उनके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब जितनी केमिकल रिएक्शन उनको चलाने के लिए कोई भी प्लांट, ऑर्गेनिज्म हो, जीव हो, बैक्टीरिया, वायरस, सब के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलती है और हर एक के अंदर क्या था? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है तो लाइफ है, मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लाइफ नहीं है। डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर ईंट पत्थर कंकड़ पड़े, इनके अंदर क्या नहीं है? मेटाबॉलिज्म नहीं है। कोई भी जिंदा सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं और उसके लिए वाटर और न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, ये लिखा हुआ है। अरे समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सोइल में वाटर अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेविटेशनल वाटर होता है, गुरुत्वीय, कैपिलरी वाटर होता है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। इसमें कैपिलरी वाटर प्लांट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्सेसिबल है। इसमें देखो ग्रेविटेशनल वाटर होता है उसको हिंदी में बोला जाता है गुरुत्वीय जल, और जो कैपिलरी होता है उसको कैशिकीय जल कहा जाता है और हाइग्रोस्कोपिक उसको कहते हैं आर्द्रताग्राही जल। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है आर्द्रताग्राही जल, ग्रेविटेशनल मतलब होता है जो गुरुत्वीय जल होता है और कैशिकीय जल होता है उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। इसमें से जो ग्रेविटेशनल वाटर है और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये काम नहीं आते। जो मेनली प्लांट के लिए जरूरी हो तो कैपिलरी वाटर ही है। सर ग्रेविटेशनल क्यों यूज नहीं होता, कैपिलरी वाला ही क्यों होता है, हाइग्रोस्कोपिक क्यों नहीं होता? अभी पूरी डिटेल बताता हूं तुम्हें, इनका पूरा डाटा है मेरे पास और वो दिखाता हूं तुम्हें कैसे कैसे किया जाता है। जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है ना, इसका जो प्रेशर है, किसी भी पानी को खींचने के लिए प्रेशर की जरूरत पड़ती है। 0.3 से लेके 15 तक एटीएम तक अगर प्रेशर हो तो प्लांट उसको खींच सकता है। अगर इससे ज्यादा प्रेशर अगर लगाना पड़ेगा तो प्लांट नहीं लगा सकता और उस पानी को यूज नहीं कर सकता। जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है ये 0.3 एटीएम तक का ही प्रेशर होता है। सर इसको तो आसानी से खींच लेना चाहिए आसानी से, बहुत आसानी से ग्रेविटेशनल वाटर को, पर खींच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि प्लांट की रूट ही वहां तक नहीं जा पाती जहां तक ग्रेविटेशनल वाटर चला जाता। बहुत नीचे होता है, डीप होता है तो नहीं खींच पाता। सही है सर। तो कैपिलरी वाटर होता है, इसका कितना होता है सर? ये 0.3 से लेके 31 एटीएम तक होता है सर। तो कैपिलरी वाला वाटर तो सर 15 एटीएम तक ही बोल रहे थे आप, 0.3 से लेके 15 एटीएम तक ही खींच पाता। हाँ, कैपिलरी वाटर को 0.3 से लेके 15 एटीएम तक खींचेगा, उसके बाद जो 31 का है वो काम का नहीं कैपिलरी भी। तो सर ये हाइग्रोस्कोपिक क्यों नहीं है? ये हाइग्रोस्कोपिक तो 31 से लेके 10,000 एटीएम तक का प्रेशर मांगता है और इतना प्रेशर कोई प्लांट पैदा नहीं कर सकता, इसलिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी नहीं खींचा जाएगा। सर ये ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर समझ में नहीं आ रहा। ग्रेविटेशनल वाटर वो पानी है जो बारिश से हुआ, नीचे रिच के परकोलेशन होके वो बहुत नीचे चला गया और अब उसको निकालना रूट के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो रूट की हाइट से बहुत नीचे चला चुका है, डेप्थ में। अब उसको खींचना मुश्किल। कैपिलरी वाटर कौन सा होता है सर? जो सॉइल के पार्टिकल उनके बीच में जो उलझ के एडेशन और क्वेश्चन दो फोर्स होते हैं, मैं वो भी पूरे डिटेल में बताऊंगा, तो मैं एडेशन क्वेश्चन पूरा समझाने वाला हूं। उनकी वजह से जो बीच में सॉइल के पार्टिकल के, एक तो वाटर के बीच में होता है वो तो क्वेश्चन होता है, सॉइल और वाटर के बीच में जो फोर्स है जो सॉइल के अंदर नमी बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है वो एडेशन है। सॉइल के अंदर नमी बनाए रखने, वाटर के मॉलिक्यूल को सॉइल के अंदर पकड़े रखने के लिए जिम्मेवार है एडेसिव फोर्स, और वो एडेसिव फोर्स उनको सॉइल के पार्टिकल के बीच में वाटर को फंसा देता है और वो वाटर के बीच में उलझ के रह जाता है और वही पानी कैपिलरी के थ्रू खींच के कैपिलरी रिएक्शन खींचने का प्रोसेस चलाता है प्लांट और उसको ऊपर मिट्टी में ऊपर की तरफ चला जाता है। इसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। ठीक है सर। कैपिलरी वाटर कैसे किया? जल
और हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये क्यों नहीं खींच पाते? हाइग्रोस्कोपिक वाटर है सॉइल के चारों तरफ पार्टिकल को बिल्कुल टाइटली पकड़े हुए है, परंतु इसके लिए प्रेशर बहुत हाई चाहिए जो प्लांट जनरेट नहीं कर सकते। परंतु एक प्लांट ऐसा है, वीड है, जो कर सकती, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, हाइस्ट्रोफस कैरेसिपिस, ये एक ऐसा प्लांट है जो कैरेट ग्रास, गाजर घास जिसको कहते हैं, कांग्रेस घास बोला जाता है, ये इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि उस पानी को भी निकाल सकता है, बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। फसलों से ये नहीं होता, हमारी क्रॉप, वीट, राइस, इनसे नहीं होता, जबकि ये ऐसा कर पा रहा है। ठीक है, समझ में आया? पार्थेनियम याद रखेंगे, जो कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर को भी यूज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। सॉइल वाटर की अवेलेबिलिटी सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर और रेनफॉल पर डिपेंड करता है। सॉइल वाटर है वो कितना मिलेगा, इस ये बात सॉइल की टेक्सचर पे डिपेंड करता है, उसकी कणाकृति क्या है, उसमें सैंड स्लिट और क्ले का अमाउंट कितना है। क्ले है तो वो ज्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकती है, सैंड है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, वो अंदर चला जाएगा, रिस्क परकोलेशन हो जाएगा सारे का। स्ट्रक्चर कैसी है या रेनफॉल पर डिपेंड करती है। यदि सोइल में ज्यादा क्ले है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, अगर सैंड ज्यादा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी, सारा का सारा जल्दी ड्रेन हो जाता है, नीचे चला जाता है। समझ में आया भाई? ये बातें ये सारी सोइल टेक्सचर में आती हैं। फोर्स जो जिम्मेवार है वाटर को मिट्टी के अंदर रखने के लिए वो कोशिव है। वाटर के बीच में लगने वाला तो कोशिव है, और वाटर और सोइल के बीच में लगने वाला एडेसिव है। ये सोइल में नमी बनाने के लिए ये जिम्मेवार है एडेसिव, और वाटर के मॉलिक्यूल से चिपका के एक लाइन बनाने के लिए जिम्मेवार है कोशिव। अरे समझ में आ गया? कॉमन मतलब सेम मॉलिक्यूल, कॉमन मॉलिक्यूल के बीच में है कोहेसिव। को मतलब कॉमन मतलब वाटर के बीच में या सोइल के बीच में, जो भी सेम पार्टिकल के बीच में वो कोशिव है। और दूसरे के साथ सोइल का वाटर का सोइल के साथ वो है एडहेसिव। ऐड कर दी, दो चीजों को ऐड करने वाला एडेसिव है, दो अलग अलग चीजों को ऐड करने वाला एडेसिव है, और कॉमन के बीच में लगने वाला कोशिव है। अरे समझ में आ रहा है क्या? कॉमन के बीच में लगेगा कोशिव, दो अलग अलग चीजों को ऐड करेगा एडेसिव। अरे समझ में आया? याद रख लेंगे इसे ट्रिक बना के। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, याद हो रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सोइल वाटर फोर्स तो दो अभी बताए सर आपने। कौन कौन से दो फोर्स बताए मैंने? एडेसिव और कोशिव। तो देख लेते हैं एडेसिव फोर्स क्या होता है और कोशिव फोर्स क्या होता है। देखिए जरा, यही लगा देता हूं। अभी पूरी डिटेल बताई थी। कोशिव होता है सर म्यूचुअल अट्रैक्शन, दो वाटर के मॉलिक्यूल उनको आपस में कंटीन्यूअस कॉलम बनाए रखने, उनकी लाइन को लगातार कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए। तो वाटर के अंदर जो सोइल में पोर है, उनके पोर के अंदर से वाटर को जोड़े रखना, वाटर टूट जाए, ये लिंक ना टूट जाए, उसको जोड़े रखने का काम करता है कोशिव फोर्स। ठीक है सर। रूट का जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है, उसमें रूट को प्रेशर लगा के पानी को ऊपर तक ट्रांसपोर्ट पत्तों तक ले जाने का काम कोशिव करता है सर। हाँ, वाटर के मॉलिक्यूल को वाटर से जोड़ के इस प्रॉपर्टी की वजह से ट्रांसपिरेशन पंप बनता है, जिससे कि वाटर पत्तों के थ्रू वाटर हवा में लॉस होता है। ठीक है सर। एडेसिव क्या था? वाटर के मॉलिक्यूल का सोइल के मॉलिक्यूल पार्टिकल के साथ लिंक बना के रखने वाला कौन सा कहलाता है? एडेसिव फोर्स कहलाता है सर। और एडेसिव में क्या होता है? वाटर रिटेन, सोइल के अंदर जो पानी रहता है वो एडेसिव की वजह से रहता है, और वाटर सबसे ज्यादा प्लांट के लिए एडेसिव फोर्स जरूरी है। ठीक है सर। तो पढ़ते हैं इनको। देखो, कोशिव वाटर मॉलिक्यूल के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन को कहा जाता है, या वाटर मॉलिक्यूल को आपस में जोड़कर कंटीन्यूअस कॉलम फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें वाटर सोइल पोर के थ्रू अपवार्ड और डाउनवार्ड मूवमेंट कर सकता है, पानी ऊपर और नीचे जा सकता है। किसकी हेल्प से? कोशिव फोर्स की हेल्प से। एग्जांपल, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर का रूट से लीव्स तक मूवमेंट, वाटर का रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कोशिव। मॉलिक्यूल ऑफ कोशिव प्रॉपर्टी की वजह से ही पॉसिबल है ऐसा इतनी दूर तक प्लांट में ग्रोथ होना, प्लांट में पानी का सोइल से जाके लीफ तक पहुंचना, बहुत हाइट तक। एडेसिव वाटर मॉलिक्यूल और सोइल पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन करता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल और सोइल के बीच में सॉलिड सरफेस में अट्रैक्ट होता है, सॉलिड सरफेस के बीच में फंस के रह जाता है वाटर, जिससे सोइल में वाटर रिटेन पॉसिबल होता है। एग्जांपल, सोइल पार्टिकल की सरफेस पर जो वाटर लेयर टाइट से चिपकी रहती है वह एडेसिव की वजह से ही पॉसिबल है। वाटर लेयर है वो मिट्टी के अंदर जो चिपकी हुई है अच्छे तरीके से, वो एडेसिव फोर्स की वजह से जिम्मेवार है, और कोशिव की वजह से वो एक दूसरे से ऊपर चढ़ने के लिए जिम्मेवार है कोशिव, और पानी को मिट्टी में बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है एडेसिव। अरे समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सही है भाई, फोर्सेज दोनों समझ में आ गए। सर ये क्या दिखा रखा है, इसके बारे में भी चर्चाएं करूंगा, फुल डिटेल इसकी बताऊंगा मैं तुम्हें। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फर्टिलिटी कैपेसिटी सारी बातें करूंगा। इस चार्ट को अभी समझाने वाला हूं। पहले इससे पहले कुछ और बातें बता दूं, कोई खाली जगह मिले तो समझाऊंगा। पहले तो ये बातें बता देता हूँ, फिर ये चार्ट भी समझाऊंगा तुम्हें। देखो भाई, ये सोइल के पार्टिकल दिखा रखे हैं, ये वाले, ये
ये और ये ऐसे ही यहाँ पे सोइल के पार्टिकल 3 दिखाए गए हैं सर। और इनके बीच में जो पानी रह गया ना, इनके बीच में जो पानी है मॉलिक्यूल की वजह में, ये कैपिलरी वाटर, ये किसकी वजह से सर? सोइल के पार्टिकल के बीच में पानी, ये कोहेसिव या एडहेसिव की वजह से? बताओ। एडहेसिव फोर्स की वजह से ऐसा है। समझ में आया? ठीक है सर, तो ये बात समझ में आ गई सर। सॉइल पार्टिकल के जो चारों तरफ वाटर चिपका हुआ है सर, चारों तरफ जो वाटर चिपका हुआ बिल्कुल टाइटली, इसको क्या कहते हैं? टाइटली जो चिपका हुआ है इसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और जो सर नीचे जाता ही जा रहा है ग्रेविटी के थ्रू, इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। और जो बीच में फंसा हुआ है इन दोनों मॉलिक्यूल को, तीनों के बीच में, ये कैपिलरी वाटर। जो इनमें सबसे अच्छा कौन सा है? कैपिलरी वाटर अच्छा है सर। अब थोड़ी सी बातें बताओगे सर? देखो मैं बताता हूँ कैपिलरी वाटर को कैसिकीय जल कहा जाता है, ग्रेविटेशनल को गुरुत्वीय जल कहा जाता है, हाइग्रोस्कोपिक को आर्द्रताग्राही जल कहा जाता है। जो इनमें से कैपिलरी वाटर ना, ये ही अच्छा है और कोई भी काम का नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें ग्रेविटेशनल की, ग्रेविटेशनल वाटर, इसका जो प्रेशर चाहिए ना इसको उठाने के लिए, वो 0.3 एटीएम ही चाहिए। बार में लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, नहीं तो प्लस में ही लिख रहा हूं, ठीक है। और इतना प्रेशर तो आराम से कोई भी प्लांट लगा सकता है, पर प्लांट के लिए ये वाटर अवेलेबल ही नहीं है। बट नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट, बट नॉट अवेलेबल वाटर। और अनअवेलेबल बता रहा हूं, ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है सर। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये इतनी ज्यादा डेप्थ में जा चुका है जहां तक प्लांट की रूट पहुंच ही नहीं पा रही। रूट नहीं पहुंच पा रही तो ये कैसे अवेलेबल हो सकता है? वो खींच ही नहीं सकती इसको, ठीक है सर, बहुत दूर है। दूसरा आप बात करें कैपिलरी वाटर, हाँ सर कैपिलरी कैसिकीय जल। कैपिलरी वाटर तो अवेलेबल है, हाँ है। क्यों है? देखो प्लांट 0.3 से एटीएम से 15 एटीएम तक खींच सकता है, और ये होता है 0.3 से लेके 31 एटीएम तक का प्रेशर होता है। तो सर ये सारा तो नहीं खींच सकता, सारा ये भी काम का नहीं है। इसमें कितना कितना काम का है प्लांट के लिए? 0.3 से लेके और 0.3 से लेके 15 एटीएम तक का जो प्रेशर चाहिए ना, वहां तक के पानी को ये खींच सकता है। कोई भी प्लांट आसानी से खींच सकता है। उससे ऊपर 16, 17 और 31 तक का एटीएम तक के प्रेशर जिसको चाहिए वो पानी नहीं खींचा जा सकता, ठीक है सर। इसमें से कुछ पानी कैसिकीय जल कैपिलरी वाटर में काम का है, हाँ ये काम का है। और कैपिलरी वाटर कौन सा था? जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में पानी होता है, वो देखो यहाँ डायग्राम से समझ रहे हो, कैपिलरी वाटर इनके बीच वाला, यही काम का है। कैपिलरी वाटर हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल के द्वारा पकड़ लिया जाता है। जो हाइग्रोस्कोपिक होता है, थर्ड की बात करता हूं, हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रताग्राही, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्यों नहीं खींचा जा सकता सर? क्योंकि इसके लिए ग्रेटर देन 31 एटीएम प्रेशर चाहिए, और ये रियलिटी में 31 से लेके 10,000 एटीएम हो सकता है। तो इतना प्रेशर कोई प्लांट थोड़ी ना क्रिएट कर सकता है यार, लगा सकता है। तो ये इसलिए अनअवेलेबल है। ये भी अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, इसका भी कुछ हिस्सा अवेलेबल नहीं है सर। ये फिर भी अवेलेबल है, कुछ तो हिस्सा इसका काम का है, हाँ। तो एक तरह के, दो तरह के वाटर मान लेते हैं सर, अवेलेबल और अनअवेलेबल। जो 0.3 से लेके 15 एटीएम तक का प्रेशर जिनसे जो वाटर आ जाए ना, वो अवेलेबल वाटर है, वो कैपिलरी वाला वाटर ही होता है। कैपिलरी वाला वाटर ही एसेंशियल है, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर नहीं ला सकते, पर उसके लिए प्रेशर बहुत कम चाहिए। क्यों नहीं ला सकते? उसकी रूट ही वहां तक नहीं पहुंच पाती कभी प्लांट की, वो दूर होने की वजह से नहीं आया। हाइग्रोस्कोपिक में प्रेशर बहुत चाहिए, तो वो इसलिए नहीं आया। पर हाइग्रोस्कोपिक वाटर को भी खींचने की औकात रखता है एक वीड, एक खरपतवार ऐसी है जिसका नाम है पार्थेनियम कैरेट ग्रास। मैं अलग मार्कर से लिख दूं, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। ऐसा कौन है जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर को भी खींच सकता है? पार्थेनियम कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास में इतनी ताकत है जो इस वाटर को भी खींच सकता है। पार्थेनियम कहते हैं इसको, पार्थेनियम। कांग्रेस ग्रास भी बोला जाता है। पार्थेनियम हाइस्ट्रोफस साइंटिफिक नेम है। कांग्रेस ग्रास, कैरेट ग्रास या गाजर घास कह लो, गाजर घास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं में होता है, गेहूं के साथ। इसमें इतनी ताकत होती है इसकी रूट में कि वो इतना प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं 31 एटीएम से भी ज्यादा, और जिसकी वजह से हाइग्रोस्कोपिक वाटर को भी कुछ अमाउंट में खींच पा रहे हैं। अरे समझ में आया? तो ये बातें होंगी सर। तो एक तरह का वाटर तो अवेलेबल है सर, एक तरह का अनअवेलेबल है। और मान लो सर 0.3 से 15 एटीएम तक ठीक है सर, और जो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा वाला है, वो क्या, अगर इससे ज्यादा पानी, ये कंडीशन है तो ठीक है, नहीं तो प्लांट में क्या आ जाएगी? परमानेंट विल्टिंग,
पॉइंट आ जाएगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब है जिस पानी को वो कभी खींच ही नहीं सकता और वो मुरझा जाएगा। अगर इससे ज्यादा प्रेशर वाला पानी है तो उसको वो ले ही नहीं सकता और वो प्लांट विल्ट हो जाएगा। विल्ट मतलब मुरझा के सिकुड़ जाना कहलाता है विल्टिंग। विल्टिंग होता है जब पानी की अनअवेलेबिलिटी या मिनरल की अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से, अनअवेलेबल होने की वजह से कोई प्लांट विल्ट होना, विल्ट मतलब मुरझा जाना, विल्ट कहलाता है। और अगर इससे ज्यादा प्रेशर चाहिए ना तो क्या आ जाएगी? 0.3 से 15 एटीएम से ज्यादा चाहिए तो वो परमानेंटली विल्टिंग कंडीशन आ जाती है। अरे समझ में आया क्या? एक टेम्परेरी विल्टिंग होती है, एक परमानेंट विल्टिंग होती है। इनके बारे में चर्चाएं करूंगा पूरा। फिलहाल ये बातें समझ में आई या नहीं आई जो मैंने इस चार्ट में समझाई, बताओ। अगर मान लो 15 एटीएम से ज्यादा, मैं सिंपल सी बात में ये लिख सकता हूं 15 एटीएम से ज्यादा का जो प्रेशर अगर किसी को चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो ये क्या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ चुका है? यस सर, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ चुका है। अब इससे ज्यादा वो प्लांट खींच नहीं सकता, बस एक ही है, पार्थेनियम ऐसा कर सकता है। ठीक है सर, और यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। पीछे मैं छोड़ के आया हूं कुछ, वो बातें भी तो बतानी है तुम्हें, वो बातें समझानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो समझा देता हूं। इसको भी समझाने से पहले कुछ और बोलना पड़ेगा, देखते जाओ, समझा देते हैं सारा डिटेल, एक एक चीज, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं बिना समझाए। तो बातें करते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं 0.3 से स्टार्ट कर दिया सर, और 31 एटीएम का होता है कैपिलरी वाटर। और कैपिलरी वाटर की बात करें, और की तो कर ही नहीं रहे, और तो अवेलेबल ही नहीं है सर दोनों। ठीक है, और ये अगर 15 एटीएम तक है, हाँ सर 15 एटीएम तक है, या इससे ज्यादा हो जाए तो पीडब्ल्यूडी आ जाएगा, पीडब्ल्यूपी आ जाएगा, हाँ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाएगा सर। ठीक है, स्थायी मुरझान बिंदु, स्थायी मुरझान बिंदु, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मुरझान मतलब पूरी तरह से वो पक्का मुरझा जाएगा। ठीक है सर, और अगर वो इतना रहा 0.3, 1, 2, 6, 7, 10, 14, 15 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। 15 पे आने के बाद उससे ऊपर और इससे नीचे, यहां पे दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। सही है, तो अगर 15 से, एक होती है टर्जिडिटी, टर्जिडिटी, मैं तुम्हें टर्जिडिटी के बारे में बताता हूं। इसको टर्जिडिटी प्रेशर होता है। कोई भी अगर पानी है, मैं तुम्हें विल्टिंग की डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूं। विल्टिंग क्या होता है? कोई भी सूक्ष्म रंध्र है, उसमें कोई भी लीफ है या प्लांट की सेल है, उसके अंदर क्या है, सारी चीजें हैं, तो उसकी वजह से स्टोमेटा वगैरह वगैरह से पानी उसने लिया। पानी लेने के बाद वो सेल क्या होती है? फूलती है। फूलती है, तो हिंदी में कहते हैं स्फीति दाब, स्फीति दाब बोला जाता है। ठीक है, स्फीति दाब, टर्जिडिटी। और सूक्ष्म रंध्रों से, माइक्रोपोर होते हैं, कैपिलरी होती है, उनसे वाटर जाता है, वो टर्जिड हो जाता है। अगर उसको वाटर की अवेलेबिलिटी है तो वो टर्जिड रहेगी, फुल्ली हुई रहेगी, अच्छे से अपने काम करेगी कोई भी सेल। अगर उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगी? वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाना, श्रिंक होना, सिकुड़ना, सिकुड़ना, तो वो सेल सिकुड़ जाएगी और सिकुड़ के मुरझा जाएगी, मुरझाना, और इसी को कहते हैं विल्टिंग। विल्टिंग होगी उसकी, मुरझा गई वो। ठीक है, अब ये 3 तरह की विल्टिंग होती है, वो भी पूरी डिटेल बताऊंगा मैं तुम्हें, सारा सब जाऊंगा एक एक चीज। क्वेश्चन एडिशन समझ में आ गया सभी को? कैसे कैपिलरी से वाटर ऊपर जाता है, क्या होता है? अब देखो यहाँ जो डायग्राम दिखाया गया इसमें क्या है, देखो एक तो है अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर मतलब कहां से लेके 0.3 से लेके सर 1, 2, 3 और 15 तक का है ना, तो ये अवेलेबल वाटर है, यहाँ तक अवेलेबल है। इसके नीचे वाला वाटर वो अनअवेलेबल है सर। लोअर स्टोरेज लिमिट आ गई सर, यहाँ पे लिमिट आ गई, 15 एटीएम हो चुका प्रेशर, 15 एटीएम वाली कंडीशन है ये, 15 एटीएम वाली, और इससे नीचे तो वो और ज्यादा एटीएम प्रेशर हो गया, इसको तो ये कभी खींच नहीं पाएगा। और इससे ऊपर कम है, जैसे अगर देखो वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर अपने आप ही कम। तो यहाँ मान लो 0.3 था, या 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता 15 एटीएम हो गया, और 15 पे एक लिमिट आ गई, स्टोरेज लिमिट आ गई, इससे ज्यादा वो अब नहीं खींच सकता। फिर क्या आ जाएगा? अनअवेलेबल वाटर आ जाएगा। ठीक है, एक होती है अपर स्टोरेज लिमिट, भाई इससे ज्यादा नहीं कर सकता और इससे कम नहीं कर सकता, और टोटल वाटर ये दिखाया गया, ये अनअवेलेबल वाटर है। और ये अलग अलग सॉइल के लिए ग्राफ बनाया गया, सैंडी सॉइल अलग है, लोमी अलग है, स्लेट अलग है, ये सब क्या दिखाया गया? टेक्सचर दिखाया गया, सॉइल का टेक्सचर। तुम्हें बस थोड़ा सा ध्यान रखना, एक अवेलेबल वाटर होता है, एक अनअवेलेबल वाटर होता है, और कौन सा
हाइग्रोस्कोपिक और ग्रेविटेशनल और जो कैपिलरी, मैंने तीनों की डिटेल पूरी समझा दी। इस ग्राफ से इतना लेना देना नहीं है, बस थोड़ा सा एक अनुमान लग गया तुम्हें कि एक अवेलेबल वाटर होता है, अनअवेलेबल होता है, एक लिमिट होती है स्टोरेज, इससे ज्यादा 15 एटीएम से ऊपर होने पे वो उसको खींच नहीं सकता। ये समझ में आ रहा है इस ग्राफ से? बहुत बढ़िया। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमने ये कर ली थी? हाँ, ये कर लिया सर। सॉइल वाटर फोर्सेज हो गए, ये ग्राफ के बारे में आपने बता दिया। ये वो 3 विल्टिंग है, 3 तरह की विल्टिंग। आप इनके बारे में समझाओ सर हमें, क्या 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 होता है इसके अंदर। तो देख लो, विल्टिंग के बारे में बता देते हैं, तीनों की तीनों क्या क्या है। एक होती है परमानेंट विल्टिंग, एक टेम्परेरी, और एक है अल्टीमेट विल्टिंग। अल्टीमेट मतलब मैं तुम्हें समझाऊं ना तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कोई भी सॉइल है, सॉइल के अंदर पानी मान लो नीचे चला गया थोड़ा सा, मान लो टाइम से समझाता हूं तुम्हें। टाइम से दोपहर के समय में टेम्परेरी विल्टिंग हो सकती है। दोपहर को पानी की कमी होती है ना, अभी देखना तुम, अभी समझ में आएगा तो। दोपहर के 2 बजे थे, 2 PM का समय है, ठीक है सर, 2 PM है। उस समय पे क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी है और ट्रांसपिरेशन रेट तो बहुत तेज चल रहा है। ट्रांसपिरेशन, पानी बहुत ज्यादा खींच के प्लांट कहां फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो मैं TP लिख दूं ट्रांसपिरेशन, और रूट का एब्जॉर्ब को RA लिख देता हूं, रूट एब्जॉर्ब। मान लो ट्रांसपिरेशन चल रहा था 100 लीटर पानी का, मान लेते हैं ऐसा, और खींच पा रही थी कितना, 90 लीटर। दोपहर को ऐसा हो रहा था, दोपहर को जो रूट है वो खींच तो 90 लीटर रही है, ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है वो 100 का हो रहा है। तो 10 लीटर पानी है वो फालतू फेंक दिया जा रहा है बाहर। तो प्लांट का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा गया। वो क्या करेगा, धीरे धीरे मुरझा जाएगा, उसके स्टोमेटा नीचे गिरने बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो ऐसे मुरझा जाएंगे पत्ते। क्यों? क्योंकि वाटर का लॉस कम करे ताकि वो अपने आप को अडेप्ट करेगा ऐसे। हाँ, वो मुरझा जाएगा टेम्परेरी। फिर जैसे ही मान लो शाम के 5 बजे 5 PM का समय होगा, तो फिर से मेंटेन करेगा अपनी टर्जिडिटी को। सेल में टर्जिडिटी, वो प्रेशर कम हो गया था, फिर उसने अपनी टर्जिडिटी, वो फिर सेल फिर फूलेंगी, फिर पानी को खींचेंगी। अब जो एब्जॉर्प्शन है ना, वो उसको कितना कर देगी, मान लो 110 कर दिया उसने। ट्रांसपिरेशन रेट को तो कर दिया कम, ट्रांसपिरेशन शाम को धूप कम होगी तो क्या होने लगा, मान लो 80 होने लग गया। अब वो जो डिमांड थी उसको पूरा कर दिया उसने, ज्यादा खींच ज्यादा रहा, फेंक कम रहा, तो प्लांट में पानी रह रहा है, प्लांट में पानी रह रहा है तो वो मुरझाएगा नहीं। तो वो टेम्परेरी बिल्डिंग थी। टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी बिल्डिंग पावर होती है, वो कुछ समय के लिए आती है, फिर वो रिवर्स हो जाती है सिंचाई करने पे या टाइम के बदलने पे, वो फिर से मेंटेन कर लेता है। ठीक है, अर्ली विल्टिंग भी कहते हैं इसको, भाई थोड़े से समय के लिए हुई। और सोइल वाटर टेंशन, जो इसमें टेंशन होता, तनाव होता, वो बहुत ही कम होता है। टेम्परेरी वाली में तनाव, उसको सिकुड़ने का, सेल को मरने का कोई खतरा नहीं है। ठीक है सर, तो इसके बारे में, टेम्परेरी के बारे में बोलता हूं। वह सोइल मॉइस्चर कंटेंट जहां प्लांट टेम्परेरी विल्ट हो जाते हैं लेकिन पानी देने पर रिकवर कर लेता है। रिकवरी पॉसिबल होती है आफ्टर इरिगेशन, सिंचाई करने के बाद, पानी देने के बाद रिकवर हो जाता है। और एग्रोनॉमिक इंपोर्टेंस, इरिगेशन मेंटेनेंस के लिए अर्ली वार्निंग स्टेज होती है। भाई पत्ते मुरझा रहे हैं तो वार्निंग मिल चुकी है, तुम्हें पहली वार्निंग है कि अब इसमें पानी की कमी आ सकती है, तुम्हें पानी दे देना चाहिए, इरिगेशन कर दो, उससे पहले की वार्निंग है। सोइल वाटर में टेंशन है, जो तनाव है वो कम है या ज्यादा है, बहुत कम है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, कोई तनाव नहीं है किसी प्रकार का। ठीक है सर। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग का मतलब होता है जो पूरी तरह से मरी जाए प्लांट है, अब वो वापस ठीक ना हो सके, रिकवर ना हो सके, उसको जितना जो जरूरत थी वो तुमने पूरी नहीं करी, अब वो परमानेंटली विल्ट हो जाएगा। देखो, वो वह सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जहां प्लांट परमानेंटली विल्टिंग हो जाता है और पानी देने पर भी रिकवर नहीं करता, उसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। वो परमानेंटली मुरझा गया है। स्थायी मुरझान बिंदु, स्थायी मुरझान बिंदु कहते हैं इसको, अस्थायी मुरझान बिंदु बोलते थे टेम्परेरी को। रिकवरी नॉट पॉसिबल आफ्टर इरिगेशन, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड फॉर इरिगेशन शेड्यूलिंग, ये थ्रेशोल्ड आ चुका, अब नहीं होगा। और इसमें बहुत ज्यादा टेंशन है, सॉइल वाटर में टेंशन, बहुत ज्यादा तनाव है। समझ में आ गया भाई? यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट होता है, इसको हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमारे तो 2 ही है सिलेबस में, फिर भी वह मॉइस्चर लेवल जहां प्लांट को की सभी सेल इरिवर्सिबली डैमेज हो जाती है, पूरी की पूरी सेल डैमेज होकर मरी जाए, उसमें कोई पॉसिबिलिटी ना बचे, उसको कहते हैं अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। नॉट रिकवरी पॉसिबल ऑल रेयरली कंसिडर इन ए प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा विल्टिंग हो गई, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर बोल सकते हैं हम यहाँ पे, जो होता है टेंशन बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है जी। टेंशन का मतलब क्या है रे यहाँ? टेंशन मतलब तो इसको दिक्कत हो रही है, टेंशन हो गई है क्या इसको, प्लांट को टेंशन हो रही? नहीं, मृदा नमी तनाव होता है, मृदा नमी तनाव, मतलब जिसको सोइल मॉइस्चर टेंशन है। ये कौन सी टेंशन है? सोइल मॉइस्चर टेंशन या सोइल वाटर टेंशन, जिसको मृदा
नमी तनाव कहते हैं, मृदा में नमी की कमी की वजह से जो तनाव आ रहा है उसको कहा जाए, या वो कोई अलग टेंशन नहीं है। तनाव किस प्रकार का तनाव है, सॉइल और वाटर के अंदर जो तनाव, उसकी बातें चल रही है। समझ में आ रहा है भाई सभी को? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। विल्टिंग तीनों कवर होगी, जिसमें टेम्परेरीली प्लांट दोपहर के समय में या कभी भी किसी वजह से टेम्परेरीली विल्ट होता है उसको कहते हैं टीडब्ल्यूपी, और जो परमानेंट हो जाए पीडब्ल्यूपी कहते हैं। पीडब्ल्यूपी को रिकवर नहीं किया जाता, टीडब्ल्यूपी को रिकवर किया जाता है। इसमें कम प्रेशर होता है टीडब्ल्यूपी में टेंशन का, और टेंशन ज्यादा कहाँ होती है, पीडब्ल्यूपी। हमें दो ही पढ़ने हैं मेनली, तीसरा तो पढ़ना ही नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ये मैं समझा चुका। अब यहां देख लो भाई, ग्रेविटेशनल वाटर क्यों अवेलेबल नहीं होता, ये भी देख लो। थोड़ा सा इसके लिए भी मैं इसको समझाने से पहले भी कुछ बातें बताना चाहूंगा, और वो सीखें जरूर, बहुत जरूरी है। क्या है सर ऐसी? देखो, जो जल चक्कर होता है, जल चक्कर सुना है भाई सभी ने? हाँ सर, जल चक्कर। जल चक्कर मतलब वाटर साइकिल सुना है, कह रहे हैं? हाँ, वाटर साइकिल बोल रहे, सुना है सर वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है पहले तो थोड़ा सा सुन लो। क्या होता है, सबसे पहले बारिश होती है, रेनफॉल होता है। हाँ सर, रेनफॉल हो गया, पानी गिरा, नीचे गिरा। हाँ सर, रेनफॉल होने से पहले क्लाउड बने, क्लाउड्स बने सर, क्लाउड में वाटर कंडेंस हुआ। हाँ, कंडेंस हुआ, कंडेंस हो गए बने, फिर वाटर वेपर, ठीक है। फिर वाटर, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। सबसे पहले मान लो यहाँ तालाब था, इससे पानी उठा, ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर, वाटर के वेपर बने। सही है सर, वाटर था, वाटर के वेपर बने, फिर वो वाटर ऊपर जाकर टेम्परेचर कम होने की वजह से वो ठंडा होकर कंडेंस हुआ। फिर फोर्थ नंबर पे क्लाउड बने, और फिफ्थ नंबर पे रेनफॉल हुई। फिर से वो पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, फिर से उसके वेपर बने, फिर कंडेंस हुआ, फिर क्लाउड बना, फिर रेनफॉल, फिर ऐसा ही हुआ सर। और ये साइकिल चलने लगी। ये साइकिल जो चल रही है ना बार बार, इसी को कहते हैं सर जल चक्कर। जल चक्कर में होता, पानी आता है, कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, फिर रेनफॉल होता है, फिर गिरता है, फिर वापस वही साइकिल बार बार रिपीट होती है। इसको सर जल चक्कर या वाटर साइकिल कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है सर। तो ये ऊपर जाके सर कंडेंस होके जम कैसे जाते हैं बादल? देखो रीजन बताता हूँ तुम्हें। इसको लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लैप्स रेट। ये क्या होता है सर? लैप्स रेट बता देता हूँ, थोड़ा सा अनुमान दे देता हूँ। 1 किलोमीटर हाइट पे जाओगे ना, तो जो टेम्परेचर है वो -6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इतना कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंडा होगा, ठंडा होकर क्या हो जाएगी? रेनफॉल, कंडेंस। जो वाटर है वेपर बना, वेपर बन के फिर वो कंडेंस हो गया, कंडेंस होकर क्लाउड बने, क्लाउड बन के रेनफॉल होने लगी। ये प्रोसेस होता है। लैप्स रेट का मतलब होता है हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर -6.5 डिग्री कम हो जाता है। अरे समझ में आया क्या? इतना माइनस हो जाता है। अब यही चीज प्लांट में क्या खेल है? देखो प्लांट में तुम कहां से पानी देते हो? एक तो इरिगेशन, सिंचाई करके देते हो, रेन भी आती है। सही है सर। ये ब्लू वाले एरो पे ध्यान देना, जहां ब्लू 3, और नीचे से भी पानी खींचता, वो जो कैपिलरी वाटर होता है उसकी बात चल रही सर। ये कैपिलरी वाटर है सर, कैपिलरी वाटर। हाँ, कैपिलरी वाटर को खींचता है, ये बात भी सही कह रहे हो। और ये इरिगेशन जो हम आर्टिफिशियल इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, और ये बारिश का जो नेचुरल है ये तो होता ही है। ठीक है सर। और रूट की डेप्थ कुछ हाइट तक होती है सर, यहाँ तक मान लो रूट की डेप्थ है। इससे नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, ये ग्रेविटेशनल वाटर है भाई, नीचे दिखा रखा है ग्रेविटेशनल। और इसको तो खींच ही नहीं पा रहा, क्यों? ये प्रेशर तो कम मांगता है, परंतु इसकी हाइट इतनी नीचे, रूट तो ये बेचारी कहां तक पहुंची? लास्ट यहीं तक पहुंची। तो इससे नीचे वाला पानी कहीं खींच पाएगा? कहीं दिखा तो रखा है इसने अपवार्ड फ्लो, पर ये कौन सा है? कैपिलरी वाला ही खींच पाएगा, नहीं कि ग्राउंड वाटर जो ग्रेविटेशनल उसको नहीं खींच पाएगा। ठीक है सर, ये आपने बता दिया था। अब पानी के ये तो थे देने के तरीके। अब लॉस कैसे हो रहा है? एक तो ट्रांसपिरेशन, प्लांट अपने आप ही लॉस कर रहा है हवा में। ठीक है सर। इवेपोरेट हो जाता, पानी खेतों में पड़ा हुआ, इवेपोरेशन होता है, भाप बन के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है सर। रन ऑफ हो जाता, खेतों से बाहर निकल जाए जो पानी, उसको रन ऑफ कहते हैं। ठीक है सर। या फिर नीचे रिस के जमीन के अंदर चला जाता है, उसको डीप परकोलेशन कहते हैं। ये 4 तरीके से इससे पानी नीचे जा रहा है सर, और ये 3 तरीके हैं जिससे पानी अंदर आ रहा है सर। किसी भी प्लांट को ऐसे अवेलेबल होता है, और ये साइकिल चल रही है सर एक तरह की। जो वही पानी फिर देखो रन ऑफ होके, देखो ब्लू वाला से अंदर आया, फिर ये बाहर आ गया, फिर वही पानी फिर वापस अंदर आएगा। क्यों? भाप बनेगी, ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, रेन होगी, फिर आके गिर जाएगा। और ऐसे ये एक साइकिल चल रही है, चक्कर चल रहा है। तो ये सारा प्लांट के अंदर भी होता है। जैसे कि वाटर साइकिल चलती है, वैसे प्लांट की साइकिल है। समझ में आया भाई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सॉइल एयर, सॉइल वाटर की बातें होगी पूरी डिटेल। हाँ सर, पूरा समझ लिया। सॉइल वाटर तो फुल डिटेल। अब बात करते हैं सॉइल एयर की। सॉइल एयर में क्या क्या बातें हैं वो भी देख लीजिए। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सॉइल के पोर स्पेस में एयर और वाटर की मात्रा होती है, चेंज होती रहती है। कभी तो सॉइल की जगह वाटर आ जाता है, वाटर खत्म होगा तो वहां एयर आ जाएगी। वो 50% एरिया अपना 25-25 करके चेंज करते रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत ज्यादा। फ्लक्चुएशन रेनफॉल, और ये कम ज्यादा क्यों होते हैं? ये फ्लक्चुएशन रेनफॉल इरिगेशन या इवेपोरेशन के कारण ऐसा होता रहता है।
सोइल एयर में कई प्रकार की गैसेज होती हैं जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि पाई जाती हैं। माइक्रोबियल रेस्पिरेशन के लिए सोइल में गैसेज का प्रोपोर्शन बदलता रहता है। माइक्रोब्स होते हैं, जैसे हम बात करें माइक्रोब में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, एजिटोबैक्टर होते हैं, एजोला होता है, ये सारे जो भी एजोस्पाइरलम होता है, ये जितने भी जीव मिलते हैं उनको क्या करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की इनकी जरूरत पड़ती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होते रहते हैं। सोइल एरिएशन, सोइल में एयर स्पेशली ऑक्सीजन की मूवमेंट और अवेलेबिलिटी से जुड़ा होता है सोइल एरिएशन, जो प्लांट रूट और माइक्रोब्स के लिए जरूरी है। प्लांट की रूट के लिए सोइल के अंदर ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक जीव है, उनके लिए जरूरी है। अरे समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सोइल एयर के अंदर समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। सोइल एयर, सोइल एयर में और बातें, ये इंपॉर्टेंट है भाई सारी बातें। मैक्रोपोर और माइक्रोपोर दो तरह के पोर होते हैं, सूक्ष्म रंध्र और थोड़े से बड़े रंध्र सर। मैक्रोपोर और नॉन कैपिलरी पोर होते हैं सर, जो कि जिनका डायमीटर 0.06 mm से ज्यादा होता है। मैक्रोपोर है सोइल में रैपिड एयर और वाटर मूवमेंट फ्लो करवाते हैं, ये रैपिड एयर फ्लो और वाटर मूवमेंट करवाते हैं, पर इनके अंदर पानी नहीं रहता सर, ये थोड़े से बड़े हैं जिसकी वजह से पानी इसके नीचे चला जाता है, नॉन कैपिलरी है। तो कैपिलरी वाटर पोर कौन से होते हैं? माइक्रोपोर होते हैं सर, इनको कैपिलरी पोर बोला जाता है। क्यों? देखो, कैपिलरी का साइज छोटा होना चाहिए भाई, सीधी बात है, कैपिलरी बनने के लिए कैपिलरी पोर। माइक्रोपोर वे पोर होते हैं जो डायमीटर में 0.06 mm से कम होते हैं, बहुत ही माइक्रो है, तो इनमें कैपिलरी एक्शन होगा। पोर में वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है लेकिन एयर मूवमेंट लिमिटेड होती है, इसमें वाटर रिटेन रहता है, जैसे कि कैपिलरी वाटर जो सकिंग मेथड है वो इसी की वजह से बन पाता है और प्लांट इसको खींच पा रहा है कैपिलरी वाटर को इसी की वजह से, माइक्रोपोर से, नहीं कि मैक्रोपोर। मैक्रोपोर तो एयर और वाटर को लाने के लिए जिम्मेवार है, माइक्रोपोर कैपिलरी एक्शन बनाने के लिए जिम्मेवार, ऊपर पानी को चढ़ाने के लिए। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। सरफेस सॉइल एंड सब सरफेस सॉइल। सरफेस सॉइल होती है जो ऊपरी लेयर है, और सब सरफेस होती है जो उसके नीचे, जो मिट्टी की कुछ परत को हटाए तो उसके नीचे जो लेयर निकलेगी उसको सब सरफेस कहा जाता है। सब सरफेस कहाँ होती है? 15 सेंटीमीटर से नीचे जो मिलेगी ना उसको सब सरफेस कहते हैं, और 15 सेंटीमीटर तक जो मिले उसको सरफेस सॉइल कहते हैं। तो देखिए जरा इसके बारे में। सरफेस सॉइल फोरोस्लाइस और सोइल लेयर 0.15 सेंटीमीटर तक होती है। सरफेस सोइल का वह अपरमोस्ट लेयर है जिसमें फरोसलाइस भी कहते हैं, जिसको फरोसलाइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें फरो काटे जा सकते हैं आराम से। सोइल के अंदर जो ट्रैक्टर वगैरह वगैरह इंप्लीमेंट्स चलते हैं तो जो फरो बनते हैं वो कहां तक बनते हैं? 15 सेंटीमीटर तक, तो उसको फरो सोइल भी कहा जाता है, फरोसलाइस। इसकी डेप्थ यूजुअली 15 सेंटीमीटर तक होती है। यही लेयर कल्टीवेशन और सीड सोइंग में समय सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है। इसी सोइल को उबड़ खाबड़ इसको पलटा जाता है, टिलेज में, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, उसमें जितना भी जो चेंज आ रहे हैं इसके अंदर ही किए जा रहे हैं। सीड सोविंग हो गया, कल्टीवेशन हो गया, इंप्लीमेंट्स, डिवाइसेस, सब किस में चलते हैं? सोइल सरफेस में चलते हैं। अगर मान लो इससे भी काम ना चले, बहुत ज्यादा हार्ड और कॉम्पैक्ट सॉइल बन जाए, तो उसके लिए हम सब सॉइल तक के डिवाइस भी बना रखे हैं, उनको लाना पड़ता है। माउल्ड कल्टीवेटर हो गया जैसे कि, ठीक है, तो उनका यूज करना पड़ता है। बोर्ड मोल्ड कल्टीवेटर, उनका यूज करके सब सॉइल को भी हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। सब सोइल बिलो 15 सेंटीमीटर लेस फर्टाइल होती है देन द सरफेस सोइल। सरफेस सोइल में तो हुमस भी बनता है, ब्लैक डार्क कलर की दिखाई देती है सरफेस सोइल, क्योंकि उसमें ज्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं, जबकि जो नीचे वाली है वो कम मिनरल न्यूट्रिएंट्स रखती है। उसकी फर्टिलिटी पावर थोड़ी सी सरफेस वाली के कंपैरिजन में कम है। सब सरफेस सोइल के नीचे पाई जाती है, यह 15 सेंटीमीटर के बाद स्टार्ट होती है। यह जनरली सरफेस सोइल से कम फर्टाइल होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट की मात्रा इसमें कम होती है एज कंपेयर टू द सरफेस सोइल। नॉट अलो वाटर मूवमेंट। सब सॉइल की स्ट्रक्चर डेंस और कॉम्पैक्ट हो सकती है, जिससे लेयर में वाटर की मूवमेंट नहीं होती, अलो नहीं करती, बहुत कम अलो करती है। इस वजह से ड्रेनेज और रूट ग्रोथ में भी इफेक्ट पड़ता है। जो नीचे की सब सॉइल है ना, वो वाटर की मूवमेंट को अलो नहीं करती, वो हार्ड होती है। उस वजह से क्या होता है, वाटर मूवमेंट नहीं हो पाती, तो उस वजह से क्या होता है, ड्रेनेज की, वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम, मतलब पानी इकट्ठा करने, वाटर लॉगिंग कंडीशन या रूट ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समझ में आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया। अब आगे सॉइल प्रोफाइल, जो कि आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सॉइल प्रोफाइल को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो अभी ये लेक्चर यहां तक पढ़ लो, सॉइल फॉर्मेशन हो चुका है कंप्लीट। अब सॉइल प्रोफाइल है, अब ओरिजिन बनेंगे O A B C R, और मैं इनको फुल डिटेल में तुम्हें एक एक बात समझाने वाला हूं।
फुल डिटेल आ रही है लेक्चर की। और मैं सोइल को 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, जो आज और कल में 2 ही दिन में आ जाएंगे सारे के सारे। तुम्हें पढ़ना है इनको जम के। तो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सोइल प्रोफाइल के साथ। अभी फिलहाल जो हमने पढ़ लिया है इसको कंप्लीट करें भाई पूरा। जितना मैंने समझाया हर चीज मैंने समझाई। आज का लेक्चर अगर कोई पढ़ के आएगा तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सॉइल साइंस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर इतनी जो डेफिनेशंस थी, जो पॉइंट थे, इनको अगर किसी ने कवर कर लिया तो उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें, खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।